की है। तो हाँ, अब अपना सवाल अब पूछिए, पूछना शुरू कर सकते हैं अब। सर मे बी इन फ्यूचर जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिप्लेस कर सकता है इन इन डिजिटल आर्ट। डिजिटल आर्ट, और मतलब आपका सवाल एग्जैक्टली ये है कि क्या डिजिटल आर्ट को खत्म कर देगा वो, है ना, एआई? हाँ यस सर यस सर। यस सर। ये एक बहुत ज्यादा अभी का ज्वलंत सवाल है कि डिजिटल आर्ट खत्म हो जाएगा क्या। तो इसमें बेसिकली ना, कि बहुत पहले तक मैं भी नहीं समझता था कि एग्जैक्टली क्या है एआई, या क्या ये चीज है। मुझे लगता था कि पता नहीं कैसी चीज है, ये सबको खत्म कर देगा या क्या करेगा। बट धीरे धीरे फिर मैं डेवलपमेंट की साइड आया, कोडिंग वगैरह साइड करने लगा। तो धीरे धीरे समझ जाने लगा, फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पे काम करने लगा। तो बेसिकली इसके जवाब के लिए आपको शॉर्ट में समझना पड़ेगा कि एआई है क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या। तो ये शुरुआत हुई थी इसकी ऑटोमेशन से। जैसे किसी काम को ऑटोमेट करते हैं, जैसे अभी सबको मैसेज जा रहा है यहाँ, मैं देख रहा है यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर कोड किया और वो सबको एक एक उठा के सबका डेटा उठा रहा है डेटाबेस से, और सबके नंबर पे मैसेज भेज रहा है। जिसके नंबर पे जीरो लगा हुआ है आगे, जिन्होंने जीरो लगा के नंबर दिया उसके नंबर के जीरो को हटा रहा है, +91 ऐड कर रहा है क्योंकि व्हाट्सएप ऐसे ही जाता है। जिन्होंने +91 लगा के दिया था उनका प्लस को हटा रहा है। यानी ये सारी एक पहले से कमांड्स बिल्ड करके डाल दी जाती है, एंड वो बॉट आपका वो उठाता है और वो उस काम को एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है। अब इससे आगे जब बढ़े हम, जब ये सिंपल ऑटोमेशन से आगे बढ़ने लगे, तब हम बिहेवियर देखने लगे, बिहेवियर एनालिसिस करने लगे। अब बिहेवियर एनालिसिस कैसे है, उसका छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा, कि कोई एक एक जगह एक कोई स्टोर है, फॉर एग्जांपल अमेजोन की तरह का कोई स्टोर है, और उस स्टोर पे कई लोग आ रहे हैं, और सबके इंटरेस्ट अलग अलग होंगे, है ना। अब कोई बंदा किसी खास तरह के प्रोडक्ट ज्यादा सर्च कर रहा है, तो वहां पे उसकी बिहेवियर की एनालिसिस हो रही है कि इस तरह के आदमी जो आ रहे हैं वो क्या पसंद कर रहे हैं। तो उस पर्सन को तो दिखाना आसान है, उस पर्सन को तो जो बंदा 4 बार क्लिक किया मान लीजिए होम प्रोडक्ट पे, उसको होम प्रोडक्ट दिखाने लगे। लेकिन जिस इलाके से वो आता है, जिस एज ग्रुप का है वो, जिस जेंडर का वो है, जो भी है, मेल फीमेल या अदर्स कोई भी है, ये सारे किस जगह उसकी एजुकेशन हुई है, कौन कौन सी भाषाएं वो बोल सकता है, ये सारे जो डेमोग्राफिक्स हैं, इनको जोड़ के बिहेवियर की एनालिसिस होती है। डेटा डेटा साइंटिस्ट वगैरह का नाम सुना होगा आपने। सर। डेटा साइंटिस्ट का ही ये काम होता है, ये सारा कुछ करने का। तो वो एनालिसिस करते हैं, एंड उसके बाद, एक मिनट, उसके बाद इन सारे डेटा के अकॉर्डिंग उन्होंने एक और ज्यादा आगे बढ़ा दिया है इस इंटेलिजेंस को, कि अब खुद ब खुद ही मशीन डिसाइड करती है, कोई नया बंदा अगर आएगा तो वो किस जगह पे है, कैसी भाषा है, इन सब के थ्रू उसके मेंटालिटी को, उसके चॉइसेस को भी वो डिसाइड कर देगा अपना दिमाग लगा के। तो एक तरीके से और डिसीजन टेक करेगा वो। बेसिकली एआई क्या हो गया है कि जो डिसीजन टेकिंग पहले इंसान करते थे और सिर्फ रोबोट सिर्फ कमांड फॉलो करते थे, अब क्या है कि डिसीजन भी बना रहे हैं एआई खुद। तो एक छोटा सा ब्रेन हो गया उनका, हर चीज को देखते हुए। हम इंसान भी अगर कोई डिसीजन लेते हैं, कैसे लेते हैं डिसीजन, जब हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी अपनी धारणा बनती है, फिर उसके बेस पे हम कहते हैं हाँ यार यहाँ का आदमी है तो ये इस तरह से होगा, यहाँ के लोग ऐसे होते हैं, वहां के लोग ऐसे होते हैं, है ना। हम कहते हैं ना ऐसा, कि हाँ उस जगह पे ऐसा होता है, उस जगह पे ऐसा होता है। तो ये काम होने लगा, ये हो गया एआई। यानी एआई बहुत सारे काम को ऑटोमेट कर रहा है बेसिकली अपना दिमाग लगा के। ठीक है, अब समझ में आ गया एआई। अब क्या सर। है कि जितनी भी हम डिजिटल में हम ड्रॉ करते थे उसमें हमेशा से एआई रहा है। हाँ, हम कमांड देते रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कम रही है उनकी, पर वो हमेशा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी भी जगह एक डिजिटल में अगर अपना एक पेन चलाते हैं और वहां लाइन खींच जाती है, उसके पीछे बहुत सारी कोडिंग्स होती है, कि पूरे स्क्रीन में ट्रेस करेगा कि किस जगह आपका पॉइंट आ रहा है, सेंसर्स लगे होते हैं, और जहां पॉइंट आ रहा है वहां पे ये कलर का पिगमेंट वहां डालना है, वहां पे डिस्प्ले करना है। इस तरह से बहुत छोटे 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 छोटे, इसमें कह सकते हैं छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं पैनल में। एग्जैक्टली वो बल्ब नहीं है, बट कहने का मतलब कि वो लाइटेड अप होते हैं। तो ये सारी चीज जब भी ये होती है,
तो वहां पे उनको जाता है ये तो ऐसे कर देना है, फिर उसको हम और आगे कर दिए कि अगर ये कमांड दो तो ऐसे हो जाना चाहिए, ब्राइटनेस को बढ़ाना है, हमने कमांड दिया, वहां पे कोड के थ्रू कमांड जाता है कि और थोड़ा सा हर एक जो इसके पैनल के हर एक जो पिक्सल है, हर एक छोटे छोटे डॉट हैं, उन सबको और लाइटेड कर दो। तो ये पहले से ही था। अब क्या हो गया है कि बहुत सारे ड्राइंग्स को और उसके पैटर्न को एनालाइज करके वो लोग भी बना के दे रहे हैं अपना एक ड्राइंग, ठीक है। पर यहाँ पे एक क्या चीज आ रही है, यहाँ पे एक चीज आ रही है एक्सप्रेशन की। अभी भी ये कंप्लीटली ऑटोमेटिक नहीं हो सकते हैं, एआई को आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि एक जो मोड ऑफ जो टॉकिंग है ना, वो अभी भी मौजूद है। जब आप एआई से कुछ ड्रॉ कर जनरेट करते हैं, आपको बताना पड़ता है, आपके मन को खुद ब खुद पढ़ के वो नहीं बना सकता है, राइट, है ना। जैसे उसमें इमोशन क्रिएट नहीं हो सकता है, जैसे हम लोग की ड्राइंग में, एक पेंटिंग में अगर किए तो उसमें इमोशन दिखता है, मतलब। हाँ, तो वही है ना, वो ह्यूमन टच नहीं है। अब दूसरा क्या, आप उसको बताएंगे कभी भी, अभी भी इंडस्ट्री में कोई यूज नहीं कर रहा है एआई का, क्यों नहीं यूज कर रहा है इस तरह से डायरेक्टली? क्योंकि जो चाहिए उस कंटेक्स्ट के अकॉर्डिंग, उस चीज को सोच के समझ के एग्जैक्टली वैसा बनाना इज नॉट पॉसिबल फॉर एआई अभी के लिए। हाँ, यस, गॉट इट। बिकॉज आप क्या समझाओगे उसको एग्जैक्टली आपको एकदम स्पेसिफिक चाहिए होता है, इंडस्ट्री में आपको बिल्कुल स्पेसिफिक चीज चाहिए कि अगर इसने ये पहन रखा है तो ऐसे ही वो इस मैनर में होना चाहिए, इस तरीके का होना चाहिए। और यहाँ तक कि दौड़ने का तरीका भी अगर है तो 10 लोगों का 10 तरह का होगा। तो इतने ज्यादा डिटेल्स और स्पेसिफिक्स जितने एक आर्टिस्ट करते हैं, अगर इतना कोई अगर कमांड देने वाला अगर सीख जाएगा तो वो खुद आर्टिस्ट बन जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यानी कि आपको स्पेसिफिकली जो चाहिए वो सारे टर्मिनोलॉजीज यूज करेंगे आप, तो आपको एआई एक बना के दे देगा। मान लीजिए कहीं से उठा के भी आपको दे रहा है मिक्स करके, पर वो सारी चीजें लाइट शैडो में, ये लाइट चाहिए, स्प्लिट लाइट चाहिए, ये लाइट चाहिए, सारा कुछ अगर आपको बताना ही पड़ेगा, तो वो 500-600 वर्ड का आपका बन जाएगा इंस्ट्रक्शन। और उन सारे को बोलने वाला इंसान भी तो होना चाहिए, तो उसको पहले उतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, फिर भी एआई बना के देगा नहीं देगा इसका कोई गारंटी नहीं है। दैट्स द रीजन कि एआई ये आर्ट को के जो फील्ड है उसका ऑप्शन उसका और नहीं है, इसको रिप्लेस नहीं कर सकता है। हो क्या रहा है, कभी आर्टिस्ट एआई का यूज कर रहे हैं, नॉट इन दैट वे जिस तरह से मिड जर्नी पे यूज हो रहा है, बट इन ए डिफरेंट वे। कैसे बहुत सारे काम को ऑटोमेट कर दे रहे हैं। जो सिंपल काम है, जो नॉर्मल काम है कि हाँ भाई अब 10 तरह के लेयर बनाने हैं, वो सारे काम एआई अपने आप बना के रख दिया। या फिर आपको ये करना है तो आपको ऑप्शन दे दिया कि हाँ इसके बाद कॉन्ट्रास्ट करना है तो वो कर दिया। बल्क डेटा ट्रांसफर, ये सब कुछ पहले भी था हमारे सिस्टम में। कैसे आप इलस्ट्रेटर पे काम कर रहे हो, बहुत सारी चीजें एक साथ बना रहे हो, एक बार एक पैटर्न बना दिया, एक कोई सर्टिफिकेट बना दिया, उसके जगह पे वेरिएबल लगा दिया, वो अपने आप ही एआई उसका सारे आपका चार्ट से नाम लेके नाम लगा दे रहा है, फोटो लेके फोटो लगा दे रहा है उस चार्ट से, और उसको एक्सपोर्ट कर दे रहा है। तो ये सारी चीजें तो पहले से ही थी एज अ पार्ट ऑफ द क्रिएटिव सॉफ्टवेयर, पर डायरेक्टली जो करेगा रिप्लेस वो नहीं कर सकता है। इट कैन बी डन रियल वाले आर्ट वर्ल्ड में। अगर आर्ट के नाम पे कुछ भी चाहिए पोस्टर लगाने के लिए, दैट इज फाइन, बट प्रोडक्शन में काम नहीं आ पाएगा। फॉर एग्जाम्पल गेमिंग हो गया या फिर मूवी हो गई, वहां पे एक सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगी। आई होप समझ आया होगा कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, यस सर। क्योंकि आर्ट बहुत ज्यादा डेप्थ में जाता है, उतना इंस्ट्रक्शंस देना भी पॉसिबल नहीं है। यस सर। क्योंकि सर, आप एक बार शेयर कर दीजिएगा लिंक मेरे को, वो बेसिक टूल्स के। अच्छा ठीक है, हाँ उस पे क्रीटा का ना, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। ओके। अब किसी का और कोई और सवाल था? एक तो लाइट एंड शैडो वाला है, उस पे भी हम आएंगे। और किसी का कोई सवाल है क्या आर्ट से रिलेटेड, जो हम पढ़े हैं या जो नहीं भी पढ़े हैं उसके एक्स्ट्रा भी अगर कुछ हो ऐसा, तो आप पूछ सकते हैं। ये बेसिकली डाउट सॉल्विंग वाला ही ये रखा गया है, जिससे जो सारी चीजें कंफ्यूजन है वो हम कर सकते हैं सॉर्ट आउट, बिकॉज आज का कोई खास टॉपिक नहीं है। किसी का कोई सवाल है जो समझ ना आ रहा हो? सर हम्म। सर मुझे पूछना था कि वो वाटर कलर में जो हम लोग मतलब वाटर को कैसे बैलेंस करेंगे, ये नहीं समझ में आता है। नहीं, अभी स्क्रीन शेयर तो नहीं किया है। अभी स्क्रीन शेयर किसी को दिख तो नहीं रहा, और कोई स्क्रीन, ठीक है।
वाटर को बैलेंस कैसे करेंगे? हम्म, इसके लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है वाटर कलर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक्चुअली होता क्या है कि पानी आपका अगर पेपर पे है, हम्म, तो जनरल सी बात है, अगर उसमें कुछ भी डालते हैं कोई अगर पिगमेंट, तो वो फैलने लगेगा बहुत तेजी से। यस सर। तो ये बहुत तेज फैलता है। और अगर वो हम्म, सूख जाएगा तो वो ड्राई ब्रशिंग हो जाएगी, इसको ड्राई ब्रशिंग कहते हैं। और जो फैलने लगता है वो हो गया वेट ऑन वेट। अब हाँ, इसमें क्या है कि कोई भी चीज सही या गलत नहीं है यहाँ पे। यानी कई कभी कभी हमें फैलाने की जरूरत होती है, जैसे पहला अगर लेयर लगा रहे होते हैं, सब कुछ एकदम स्मूथली अगर मिक्स करना है, तो अगर वाटर ज्यादा रहेगा और आप एक एक जगह आप एक कलर को डैब कीजिए, दूसरी जगह दूसरे कलर को, तो वो दोनों आपस में बहुत बढ़िया से मिक्स हो जाते हैं। हम्म, लेकिन कई जगह आपको क्रिस्पी चाहिए होती है चीज, जहां पे ना फैले, तो वहां आपको पानी कम रखना पड़ेगा। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको इसके ऊपर काफी प्रैक्टिस करनी होगी। आप पूरी हम्म, पेंटिंग छोड़ दीजिए फिलहाल के लिए, और बस एक जगह बस उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी करना है। पेपर पे पानी लगाया, फिर आप ब्रश से थोड़ा सा कलर उसमें डाल दीजिए, और हम्म, फिर थोड़ा सा सूखने के बाद फिर कुछ दूसरे एरिया में लगाइए। आप देखिए कितने ज्यादा वेट रहने के बाद कितना ज्यादा ये फैलता है, बिकॉज ये पेपर पेपर की बात भी होती है। जी और जब सर। ये समझ जाइए तो आपको समझ आ जाएगा आपको किस तरह की चीज चाहिए, तो कितना वेट रखना है आपके पेपर को। हाँ, दूसरी चीज होती है कलर में कितना पानी डाला जाए। तो वो भी होता है कि आपके पेंट की थिकनेस क्या है, कितना आप थिन कर रहे हैं, कितना थिक कर रहे हैं। तो ना हिट हम्म, एंड ट्रायल मेथड करके इन सारे से ही आप कर करके देखते चलिए, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। इसमें एक चीज लेकिन हेल्प करती है, वो है स्प्रे। अभी कोरोना गया है, हम सबके पास बहुत सारे स्प्रे वाले सैनिटाइजर होंगे। जी सर। तो क्या कीजिए, उसका ढक्कन को खोलिए, उसके अंदर पानी भर दीजिए, उसको बंद कर दीजिए, और बहुत फाइन सा उसका निकलता है मिस्ट, और अपने पेपर पे उससे स्प्रे करने की कोशिश कीजिए जहां आपको मेंटेन करना हो पानी का लिमिट। ये आसान अच्छा। रहता है। होता क्या, कई बार हम पेंट करते करते पानी जल्दी सूखने लगता है हाँ? यस सर। तो वहां पे हल्का हल्का स्प्रे कर दीजिए, तो एक ये तरीका भी आपका हेल्प करता है। ओके सर। यानी ये ना खुद से करने वाली चीज, बहुत एक्सपेरिमेंटल है वाटर कलर, सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंटल वाटर कलर ही है। तो आपको ना उसकी टाइमिंग के लिए खुद प्रैक्टिस करनी होगी। तो आप स्टार्ट में ड्राइंग पेंटिंग मत कीजिएगा, बस ऐसे ही करके कलर डैब का टेस्ट करते रहिएगा, पेपर को गीला करके कितने गीले में कितना हो रहा है, फिर थोड़ा सूख गया तो कितना हो रहा है। ओके धीरे सर। धीरे आइडिया आ जाएगा, यही तरीका है उसका। जी सर। सर मैं रीजवाइन कर रहा हूँ। क्या? सर मैं एक एक्सक्यूज मी सर, मैं रीजवाइन कर रहा हूँ सर, वो ब्लर आ रहा है स्क्रीन। ओके ओके ठीक है। तो एक ही हो गया वाटर कलर में, ठीक है। और दूसरी बात है कि ट्रांसपेरेंट रखना है वाटर कलर के, इसको ज्यादा मोटा सा पेंट नहीं लगाना है। इसलिए वाटर का होता है मीडियम, और वो उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अंदर का जो पेपर है उससे लाइट बाहर दिखती है। यही कारण है कि वाटर कलर ट्रांसपेरेंट होता है, और ओपेक होते हैं, ये सारे पोस्टर कलर्स वगैरह सारे ओपेक होते हैं। इसीलिए उसमें व्हाइट यूज नहीं करते हैं। और हाँ, कभी व्हाइट मत यूज कीजिएगा, व्हाइट नहीं यूज हाँ हाँ, करते कभी डल भी। हो जाता है। हाँ, वो क्योंकि वो है नहीं उसके लिए। व्हाइट के लिए आप छोड़ दीजिए, या फिर पतला रखिए तो नीचे से दिखेगा। यस सर। एंड ब्लैक भी यूज नहीं करना चाहिए, ब्लैक भी डल कर देता है। इसके यस बारे में सर। डिटेल में हम लोग कलर थ्योरी में पढ़ेंगे, जो आगे कलर थ्योरी की क्लासेस आएंगी उसमें। फिलहाल के लिए मैं ये बताता हूँ कि ब्लैक आप अगर बनाना हो आपको, तो आप दो कलर मिक्स कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ, डिटेल में उस क्लास में। बर्nt सिएना और हाँ। अल्ट्रा मरीन ब्लू है आपके पास, तो वो मिला सकते हैं। जी सर। या नहीं, अगर यहाँ प्रॉब्लम है अल्ट्रा मरीन ब्लू नहीं है, तो फिर एक और भी चीज है जो आप कर सकते हैं, वो है प्रशियन ब्लू, वो हो गई। और सर। वर्मिलियन रेड। हाँ हाँ हाँ। वर्मिलियन या स्कारलेट के नाम से ही पैक में हमेशा रहता हाँ, है, दोनों में से आता कोई है एक सर। रहता है। हम्म। वार्म रेड, कूल रेड। और ये क्यों कर रहे हैं ऐसा, इसकी पूरी पूरी थ्योरी है, मतलब ये याद करने वाली चीज नहीं है, इसके पीछे जो चीज है वो हम लोग पढ़ेंगे आगे। ठीक। ओके। और किसी का कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन? कोई भी जो हम नहीं पढ़े हैं, जैसे एक्स्ट्रा भी कुछ हो उसमें भी आप पूछ सकते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू आर्ट।
मेरा डाउट था सर, पेंसिल कलर को कैसे ब्लेंड करते हैं क्या रियल लाइफ में? पेंसिल कलर को अब ब्लेंड कैसे करते हैं, जैसे मिक्स कैसे करते हैं एक दूसरे अच्छा से? मिक्स कैसे करते हैं? देखिए इसके पीछे दो तीन तरह की चीजें हैं। एक तो ये है कि डिपेंड करेगा कि आपका जो पेंसिल कलर है वो किस ब्रांड का है। कुछ ब्रांड जो ज्यादा आर्टिस्टिक वाले ब्रांड है वो ज्यादा अच्छे से ब्लेंड होते हैं, और जनरली स्कूल ग्रेड जो होता है वो ब्लेंड जल्दी नहीं होगा बिकॉज वो ज्यादा हार्ड होता है। तो उसके बाद क्या तरीका है, तो कई बार फिंगर से भी लोग करते हैं ब्लेंड, पर फिंगर में अगर ज्यादा ऑयली है या फिर ज्यादा समर वगैरह का टाइम है तो वो आपका ब्लैक कर देगा। दूसरा तरीका ये होता है कि आप हल्का हल्का सा स्ट्रोक लगाते हुए स्ट्रोक से ही ब्लेंड करते हैं। एक बार पुराना बना के आप स्ट्रोक को लाइट करके दोनों, एक बार इस कलर से एक बार इस कलर से लगा के आप स्ट्रोक से ब्लेंड करते हैं। सबसे खूबसूरत यही दिखता है जब आपको उसको रगड़ने की जरूरत ना पड़े, आप कंट्रोल करके अगर आप डायरेक्ट स्ट्रोक से ही अगर उसको ब्लेंड कर देते हैं तो वो सबसे अच्छी चीज है। नहीं तो क्या होता है कि ईयरबड से भी लोग उसको ब्लेंड करते हैं। ईयरबड्स पता होगा, जस्ट लाइक इस, जैसे ये हो गया, ये ईयरबड है, यस सर। इससे भी ब्लेंड करते हैं। फिर क्या है, अगर वो बहुत स्मूथ है जैसे कि चारकोल पाउडर या चारकोल वगैरह होते हैं, तो ब्रश का यूज भी आप कर सकते हैं, फैन ब्रश या कोई इस तरह के ब्रश जो सॉफ्ट ब्रश हो, ये नॉट हार्ड मेरे ब्रश। सर एक और डाउट था सर, ये मिथ है क्या, जैसे लोग बोल देते हैं, मतलब आर्टिस्ट बोलते हैं कि हाथ से मतलब मिक्स नहीं करना चाहिए और ये ब्लेंडर से ही मिक्स करना चाहिए हर वक्त? देखिए डिपेंड करता है रीजन पे। ऐसा नहीं है, बहुत सारे प्रोफेशनल आर्टिस्ट भी हाथ से ही पूरी पेंटिंग, फिंगर पेंटिंग ही करते हैं कम्प्लीटली, चारकोल भी फिंगर में लगा के ही करते हैं। तो आपको जानना है कि किस तरीके से क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, और उसके बाद खुद की चॉइस बनानी है कि आपके लिए क्या सही है। आप जिसको बहुत ज्यादा हाथ में स्वेटिंग होती है, ऑब्वियस सी बात है वो हाथ से ब्लेंड नहीं कर पाएगा, प्रॉब्लम होगी उसे, है ना। अब किसी का हाथ ड्राई है तो हम एक रूल को सब पे नहीं लगा सकते हैं, सबके हाथ भी एक जैसे नहीं है सबका कमांड एक जैसा नहीं है, कोई किसी का प्रेशर बढ़िया है। तो जस्ट ट्राई कि क्या वर्क करता है आपके लिए, सारे तरीके आप ट्राई करो और अपना खुद का खुद पिक करो। आर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि कोई हार्ड एंड फास्ट फिक्स रूल है। थ्योरीज होते हैं जो पुराने टाइम से चलते आ रहे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, पानी बनता है। अब ये एक एक्सपीरियंस से ली गई चीज है, जस्ट लाइक दैट। ये तो जस्ट लाइक दैट यहाँ पे भी होता है कि कुछ चीजें हम अपने पास्ट से लेके आए हैं, कुछ थ्योरीज हैं, पर उसको करने का तरीका यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं इसमें। एक ब्लेंडिंग स्टॉम्प्स बिकते भी हैं, वो भी आते हैं। दूसरा है क्या, पेपर को खुद ही रोल करके और पीछे से हल्का सा पुश करके पेंसिल से या किस चीज से पुश करके उसको एक लंबा सा एक स्टॉम्प बना देते हैं, पेपर स्टॉम्प। जस्ट लाइक कि बहुत सिंपल है, इस तरह से पेपर को मोड़ देते हैं। मोड़ नहीं गई, I think I need to use some water. हाँ, इस तरीके से ये अगर मुड़ के थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एंड स्टिफ हो जाता है, देन इसको अगर हो सके तो यहाँ एक जगह से दो जगह से कट कर दीजिएगा, जिससे कि पूरा का पूरा प्लेन दोनों तरफ आ जाए। एंड देन एक तरफ से पुश करने के बाद उस तरफ से वो सामने निकल जाता है, जस्ट लाइक अ पेंसिल। और उसके बाद आप उसको टेप वेप लगा सकते हैं, तो इस तरीके से आप स्टॉम्प बना सकते हैं। अलग अलग पेपर का अलग अलग टाइप का होगा, इसमें भी अलग अलग होते हैं कि आपको ये ट्राई करना होगा कि किस तरह से कैसे यू कैन डू। तो ये सारे तरीका हैं ब्लेंड करने के, और बहुत सारी जगह तो ऐसा है कि ब्लेंड करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है अगर आपका प्रेशर सही हो तो। सर मेरा एक सवाल है, हाँ हाँ, जैसे सॉन्ग जो होते हैं ओल्ड न्यू एवरग्रीन, क्या तो आवाज थोड़ी सी अच्छे से नहीं आ रही है, थोड़ा सा बोलेंगे, रुक के एक मिनट। हाँ ठीक है। हाँ हाँ बोलिएगा। हाँ, जैसे सर सॉन्ग होते हैं ओल्ड न्यू एवरग्रीन, तो वैसे पेंटिंग में हम किस चीज, कौन सी पेंटिंग को थीम को एवरग्रीन कहते हैं?
एवरग्रीन बेसिकली वो है जो हमेशा चले। अब एवरग्रीन में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे एवरग्रीन तो एक नॉन कन्वेंशनल, एक इनफॉर्मल सा एक लेवल दिया गया है ना। ओल्ड क्लासिकल वैसे हम लोग कहते हैं सॉन्ग, अगर जो पुराने वाले क्लासिकल हैं तो ओल्ड क्लासिकल कहते हैं। बट एवरग्रीन वो हो गया जो हर एक टाइम अच्छा लगता है, तो ये भी बहुत सब्जेक्टिव है। यानी कि एवरग्रीन जो आपके लिए वो सबके लिए एवरग्रीन नहीं है। बहुत सारे हनी सिंह को सुनने वाले लोग आपके जो एवरग्रीन कहते हैं उस गाने को एवरग्रीन नहीं कहेंगे वो, राइट। तो ऐसे ही यहाँ पे भी है। लेकिन अगर बात करें कि सबसे ज्यादा क्या चलता है, हमेशा क्या चलता है, सबसे ज्यादा कॉमन क्या है, पॉपुलर क्या है, जो कॉमन लोगों में भी पॉपुलर हो, तो वो है पोर्ट्रेचर, पोर्ट्रेट आर्ट। पोर्ट्रेट। हाँ, क्यों? क्योंकि पोर्ट्रेचर में सिर्फ आर्टिस्टिक चीजें नहीं होती हैं, वो एक तरीके से आइडेंटिफिकेशन से जुड़ जाता है, एक तरह से मेमोरेबिलिया बना देता है वो, मेमोरी के लिए। जिन्हें आर्ट नहीं भी पता है उनके घर में भी कोई ना कोई तो गुजरा ही होगा कभी ना कभी, तो कितने लोग ही गए होंगे, तो जो गुजर गया उसके लिए एक पोर्ट्रेट। और कोई अगर शादी वगैरह में है उसके लिए गिफ्ट करना है पोर्ट्रेट, तो यानी कि कोई वैलेंटाइंस डे गिफ्ट तो पोर्ट्रेट। तो पोर्ट्रेट एक ऐसी चीज है जिसके लिए मैं देखता हूँ कि ज्यादा आर्ट को ना समझने वाले लोग भी एक किस्म का आर्ट है पोर्ट्रेट जिसमें इंटरेस्टेड होते हैं। और हाँ, जिसको आर्ट को परस्यू करना है, अर्निंग के लिए प्रोफेशनली परस्यू करना है, तो उन लोगों के लिए भी यही होता है। और ट्रेडिशनल आर्ट में है तो पोर्ट्रेचर बेहतर होता है कि वो आपको रेगुलर इनकम दे सकता है, बिकॉज वो बराबर ही कोई ना कोई आपसे बनवाता रहेगा। आपको उसके लिए जरूरी नहीं है कि बहुत बड़े गैलरी में जाइए, कोई कॉमन आदमी आपके आसपास वाला भी आपको ऑर्डर दे सकता है, और देते हैं। हम्म। एक सवाल और भी आया था कि कोई भी प्राइमरी कलर मिक्स करेंगे तो ब्लैक ही होगा। हाँ, कोई भी प्राइमरी कलर को मिक्स किया जाए अगर, तो वो ब्लैक होगा। फिजिकली मिक्स करने की बात हम यहाँ कर रहे हैं, नॉट ऑप्टिकली। ऑप्टिकली मिक्स अगर करेंगे तो हम चले जा रहे हैं फिजिक्स वाले जोन में, यानी कि व्हाइट हो जाएगा। व्हाइट रे ऑफ लाइट से ही निकल के सारे बनते हैं। बट अगर हम उसको फिजिकली मिक्स करें तो सारे के सारे ब्लैक हो जाते हैं, बिकॉज ऑफ वन सिंगल थिंग, कि ऑप्टिकली की जब हम बात कर रहे होते हैं तो डायरेक्ट रे की बात कर रहे होते हैं, और जब हम मिक्स करने की बात कर रहे होते हैं तो रे जो पड़ा पिगमेंट पे उसकी रिफ्लेक्शन की बात कर रहे होते हैं। अब्जॉर्प्शन बीच में आ जाता है कि जो भी पार्टिकल को एब्जॉर्ब करेगी और जो बच गया उसको रिफ्लेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ पे सीन ये हो जाता है कि तीनों प्राइमरी कलर को अगर हम डाल दे वहां, तो क्या हो जाएगा कि तीनों के तीनों कलर अब्जॉर्ब हो जाएंगे। क्योंकि अगर रेड वाले पिगमेंट अब्जॉर्ब नहीं कर रहे हैं तो उसके आसपास जो मिक्स किया हमने बाकी दोनों प्राइमरी कलर, वो उनको अब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो यही कारण है कि ऑप्टिकल मिक्सिंग और फिजिकल मिक्सिंग में यही फर्क है। ऑप्टिकल मिक्सिंग जब डायरेक्ट लाइट रे अगर तीन कलर को मिलाएंगे तो व्हाइट हो जाएगा, और वही जब कुछ मिक्स करेंगे, कोई चीज को मिक्स करेंगे पिगमेंट या पेंट, तो वो ब्लैक हो जाएगा प्राइमरी कलर को मिक्स करने पे। और किसी का कोई सवाल है? शैडो बता दीजिए आप। क्या? लाइट शैडो? लाइट एंड शैडो। हाँ। ठीक है। उसमें भी उसमें लगने जा रहे हैं, और तब तक किसी के पास कोई सवाल हो तो वो नोट करके रखिएगा, एंड यू कैन आस्क। राजीव झा, राजीव जी, श्रवण है क्या आप? अच्छा अच्छा, ओके। हाँ, पिछले वाले वर्कशॉप में उसका रिकॉर्डिंग वैसे गया होगा, तो रिकॉर्डिंग शायद आपने पढ़ी होंगी। रिकॉर्डिंग शायद आपने देखी होंगी। अच्छा, वापस से आ गई हैं वेदांती। अच्छा, आप चली गई थी, अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया था वो प्राइमरी कलर के बारे में, तो वो सर वो रिकॉर्डिंग। नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो फिर वो अच्छा इसकी अच्छा, वजह से कोई बात नहीं। डिस्कनेक्ट हो गया तो वैसे फिर वो बंद। रिकॉर्डेड भी है, और मैं शॉर्ट में बता भी देता हूँ आपको कि हाँ, वो प्राइमरी कलर ठीक मिक्स है। करने के बाद वो ब्लैक ही होगा। कॉम्प्लीमेंट्री कलर का वही कॉन्सेप्ट है कि कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिक्स करने के बाद क्या होता है कि हम एक्चुअली प्राइमरी कलर को मिक्स कर रहे होते हैं, उसमें तीनों कलर मिल जाते हैं, तो हाँ वो ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, कोई नहीं। और
अब हम आते हैं ब्लैक एंड व्हाइट पे। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग आपको गई होगी, आपके नंबर पे पिछले वाली रिकॉर्डिंग भी आपको एक मैसेज गया होगा, और उस मैसेज में होगा कि रिकॉर्डिंग लिंक भी होगी। और हाँ, एक चीज मैं बता दूं अभी जरा सा उसके पहले, कि अभी क्या हो रहा है कि अभी मैं एक वेबसाइट बनाने में लगा हुआ हूँ जो बहुत आसान कर देगी ये सारी चीजें, जहाँ पे आप लोग जाएंगे और एक बार ही आप लोग को रजिस्टर कर लिए, तो जो लोग अभी रजिस्टर कर लिए हैं उनका तो खैर वही डेटा चला जाएगा। तो आप लोग जब भी लॉग इन करेंगे एंड देन आप जब भी कोर्स आप लेते हैं कोई वर्कशॉप के लिए, तो आपको बहुत कम, बस 2 क्लिक में आप आपका वर्कशॉप हो जाएगा। एंड देन उसके बाद जब भी आपको पढ़ना रहेगा वहां, तो आपके लिए सबके लिए अपना अपना एक सेपरेट जगह रहेगा क्लासरूम करके, जहाँ जाएंगे तो आपके सारे वर्कशॉप के रिकॉर्डिंग्स वहां पे आपको आराम से दिखेंगे। और साथ ही उन सब के साथ साथ कुछ और भी जो मटेरियल्स होंगे आर्ट रिलेटेड, वो भी आपको एक जगह पे मिल जाएंगे वहां पे। एंड आई विल ट्राई कि ये जो मीटिंग जो ज्वाइन करने की चीज है, इसको भी मैं ऑटोमेट करने की कोशिश करूंगा कि वो भी आपके उसी जगह पे मिल जाए जहां आप जाएं और एक क्लिक करके आप कभी मीटिंग ज्वाइन कर लें। पर अभी इसके ऊपर देखना पड़ेगा, गूगल मीट की तरफ से एपीआई में क्या क्या वो दे रहे हैं, उससे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो बहुत जल्दी बहुत आसान होने वाली चीज है, आप लोगों को बार बार लिंक्स जाके ढूंढने नहीं पड़ेंगे या मेल्स जाके ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आपके सारे एक जगह मिल जाएंगे। आप बस थोड़ा टाइम और मुझे दे दीजिए, फिर ये बनके तैयार हो जाएगी हमारी वेबसाइट, सारा काम फिर इजी हो जाएगा। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और लाइट एंड शैडो पे थोड़ा सा जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक सा कुछ है ऐसा कि जो आपको समझ ना आ रहा हो, कोई स्पेसिफिक सी चीज है ऐसी लाइट एंड सर शैडो में? मेरे को एक और डाउट था। सर वो कलर एंड वो था, कलर व्हील के था, कैसे यूज करते हैं उसे? कलर व्हील लाइट एंड शैडो में नहीं आता है, वो तो एक अलग चीज है। अच्छा, आपको नहीं नहीं, वो अलग डाउट है वो। हाँ हाँ, अच्छा कलर व्हील का वो हम कलर थ्योरी में ज्यादा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। वो हमारा हाँ आने वाला है, कुछ टाइम में आएगा कलर व्हील, उसी के बारे में हम अभी पढ़ेंगे। बहुत सारे उसमें अलग अलग पैलेट्स हाँ। होते हैं, सर शॉर्ट में मेरे पास बताया। कलर व्हील है बट इसको यूज नहीं करने आ रहा है, कैसे यूज करते हैं? अच्छा, कलर व्हील का तो बेसिकली तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी कलर्स होते हैं, माने जाते हैं, और इनका ही यूज करना होता है हमें। और अलग अलग पैलेट्स होते हैं, यानी आपको कॉन्ट्रास्ट अगर बहुत ज्यादा करना है तो आप ज्यादा अपोजिंग पैलेट यूज करेंगे, जैसे रेड और ग्रीन वगैरह यूज करेंगे, दोनों एकदम अलग कलर हैं। जब आपको कुछ स्मूथ सा बनाना है, कुछ भी सूदिंग सा बनाना है, तो आप ज्यादा आस पास वाले कलर यूज करेंगे। जैसे रेड येलो यूज कर लिया हमने, तो वो आपस में बहुत अच्छे से हार्मोनाइज हो जाते हैं। फिलहाल शॉर्टकट के लिए आपको हेल्प करेगा, जब कुछ बनाना चाहेंगे, आपको शांति वाली गुड वाली फील अगर करनी हो, तो आसपास वाले कलर यूज कीजिएगा। और जो आपको थोड़ा सा कुछ ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाना है, मे बी वायलेंस दिखाना है, मे बी केओस दिखाना है, मे बी कुछ परेशानी दिखानी है, कुछ भी एनीथिंग सॉर्ट ऑफ, कुछ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग कोई फीलिंग अगर दिखानी है आपको, देन यू कैन यूज अपोजिंग कलर्स, जो अलग अलग कलर बिल्कुल होते हैं हमारे। जैसे पीला काला बहुत ज्यादा अच्छा कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स। शॉर्टकट में ये आपको हेल्प करेगा, और डिटेल्स में हम आगे जाके और भी पढ़ेंगे, क्योंकि वो अपने आप में एक थोड़ी सी टेक्निकल सी चीज है, उसको पूरा इक्वेशन उसका ही बनता है, कैसे हम जोड़ते और घटाते हैं। पहले क्लास के जो भी लोग हैं वो उन लोगों को याद होगा, जो बहुत पहले क्लास लिया करते थे ना बैच पे। तो अभी लाइट एंड शैडो में कुछ सवाल है, कोई खास स्पेसिफिक है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, क्या वो चीज है? एनीथिंग स्पेसिफिक इन लाइट एंड शैडो? सर मेरे को ये नहीं पता चला कि मतलब इधर से लाइट आएगा इधर से शैडो बनेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। जैसे कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा इसका शैडो इधर बनेगा ये इधर बनेगा, ये नहीं समझ में आ रहा। अच्छा ठीक है, एक बार आप इमेजिन कीजिएगा कि जब कोई शूट करे, तो आप क्या किस जगह पे इंसान के गोली लगी है, इससे बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन से शूट किया गया है? फॉर नहीं एग्जाम्पल सर। मेरे यहाँ गोली लगती है, तो किधर से शूट किया गया हाँ, है? इधर से। हाँ, किधर से शूट किया जा सकता है यहाँ जो सेंटर में अगर मुझे गोली लगे तो? क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं हम्म, किधर खड़ा होगा शूट करने वाला?
आपके जस्ट लेफ्ट हैंड साइड। हाँ, जब तो यही एग्जैक्टली होती है लाइट में भी, लाइट रेज भी शूट करते हैं ओ हालांकि। और या फिर बॉल मारना, या पिंग हाँ पोंग गेम खेलते हैं, या ये बस वैसा ही हाँ, ट्रैजेक्टरी इधर भी होता है लाइट का, ज्यादा इसमें भी कम्प्लेक्स। वही इमेजिनेशन सेम करना है कि वो किधर से लाइट आ रही है खुद पता नहीं। हाँ, बस 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 बिल्कुल, डायरेक्शन है। हाँ अब उसमें कुछ चीज जो है, कुछ नॉर्मल सिंपल चीजें हैं जो आपको खुद से सवाल करते रहना है उस कंटेक्स्ट को देखते हुए, क्योंकि मैं जो बताऊंगा वो आपको कुछ रटा रटाया नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो हर जगह काम नहीं देगा। तो आपको फाइंड आउट करना जानना ज्यादा जरूरी है, उसके पीछे की जो मेन जो एक सीक्रेट है, जो उसके पीछे का जो एक तरीका है, वो जान लेंगे तो कैसे हाँ भी कंडीशन में आप पता कर सकते हैं कि हाँ कहाँ लाइट एंड शेडो करना है ना। हाँ सर, तो वो यही बता मेरा रहा। सेम डाउट है। ये हम्म। वो खुद पता करना होगा ना, ये मतलब कोई सा भी आप तो ये बता देंगे मतलब एक एग्जांपल मतलब हाँ अच्छे से। हाँ, हाँ, और उसके फिर आगे तो जो भी करना है खुद से मेरे को। हाँ, इसके बेसिस से कुछ खुद ही हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर ये लाइट आ रही है यहाँ से, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि एक तो होता है शैडो। शैडो दो तरह का है, कोर एंड कास्ट शैडो। अब इसको ऐसे समझेंगे, अगर हमारे पास कोई एक इस तरह की ऑब्जेक्ट है, इस तरह की कोई वस्तु है, एंड बहुत सारे लाइट आ रहे हैं, नॉट नॉट अ जी सर। सिंगल रे, ढेर सारे सर इधर से आ ये रहे हैं। शैडो क्या होता है? सर ये हम्म, भी समझा दीजिए थोड़ा, कोर शैडो। ठीक है, हाँ वही बता रहा है बस। तो ये सारे मान लेते हैं कि इस तरह से करके सारे लाइट इधर से आ रहे हैं, ढेर सारे। अब यहाँ क्या होगा, तो जनरल एक फेनोमेनन है, गोली की तरह ही समझिए इसे भी, कि शूट किया जा रहा है, एंड इस सरफेस पे ये पड़ रही है लाइट। तो क्या होगा, और भी आ रहे हैं, नॉट जस्ट यही, पूरे इस तरफ से ही लाइट, इस डायरेक्शन से ही लाइट है। तो एक चीज क्या है कि जहां जहां पे ये ऑब्जेक्ट बीच में आ जाएगा, ये हमारी धरती है या फिर एक कोई भी एक सरफेस ले सकते हैं जो नीचे ऑब्जेक्ट के। अब जहां जहां लाइट इसमें पड़ेगी ऑब्जेक्ट पे, वहां वहां ये पहुंच नहीं पाएगी, मगर जहां जहां नहीं पड़ेगी वहां वहां ये नीचे जमीन तक पहुंच जाएगी, है ना। बस इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके, बस यही वो चीज है, यही वो एक फेनोमेनन है जिसका इस्तेमाल करके पूरा का पूरा लाइट एंड शैडो एंड एवरीथिंग हम लोग किया करते हैं। बस एक ये चीज है। बस इसमें इसके बाद आपको अपने एंगल्स लगाते रहने होंगे, एंड फिर आपके लिए आसान रहेगा। अब यहाँ देखें तो जितने एरिया पे लाइट नहीं पड़ पाई, उतना एरिया हमारा क्या होगा, शैडो होगा। क्यों? क्योंकि इसके हिस्से की लाइट जो है वो यहीं पड़ चुकी है। अब लाइट इसके आर पार जा नहीं सकती है, बिकॉज ये ओपेक सा एक ऑब्जेक्ट है हमारा जो शैडो बनाएगा। फिलहाल हम ट्रांसपेरेंट नहीं ले रहे हैं, ओपेक ले रहे हैं। ओपेक में क्या है, लाइट यहीं रह गई, और बाकी इन सारे जगह पे क्या होगी, जमीन पे आ जाएगी लाइट। यहां तक समझ आ रहा है सबको? अब यही चीज हम अप्लाई करते हैं वेन एवर वी आर ड्रॉइंग एनीथिंग, कोई दूसरा ऑब्जेक्ट। यहाँ तो सिंपल गोल सा ऑब्जेक्ट था, बट अदर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हो, हर जगह हम यही अप्लाई करेंगे। लेकिन कहानी यहाँ तक खत्म नहीं होगी, होगा ये कि इसके इस तरफ भी डार्कनेस होगी, इस ऑब्जेक्ट का के इस साइड भी एक डार्कनेस होगी। और दूसरी डार्कनेस तो हमने देखा है कि नीचे है ये डार्कनेस, ये वाली डार्कनेस, ये। तो यहाँ दो तरह की डार्कनेस बनती है जब भी लाइट आएगी कभी भी गेम के अंदर, जब भी खेल में लाइट का जैसे आवागमन होगा। whenever there is light in some scenario or some context or some scene, there will be two kinds of shadows. These two kind of shadows are, एक जो ऑब्जेक्ट पे बनेगा, कहाँ बनेगा, जहां लाइट नहीं पड़ पा रही है ऑब्जेक्ट पे। और दूसरा कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट के पीछे वाले स्क्रीन पे, जहां ऑब्जेक्ट नहीं पहुंचने दे रहा है लाइट को। और ये दोनों जो हैं, इन दोनों के नाम अलग अलग हैं। जो ऑब्जेक्ट पे है वो है कोर शैडो। कोर क्या होता है, कोर किसी भी चीज का कह सकते हैं अंदर का भाग होता है या मेन भाग होता है, यानी उसके बॉडी का एक पार्ट कह सकते हैं कोर। तो कोर का मतलब उस ऑब्जेक्ट पे ही वो शैडो पड़ेगा, वो शैडो बनेगा, उसके बॉडी पे ही रहेगा।
कास्ट शैडो क्या होता है? कास्ट मीन्स होता है कास्ट करना, किसी भी चीज को कास्ट करना को कास्ट करना कहते हैं। चाहे वो मूवी की कास्टिंग हो, चाहे वो ब्रॉडकास्टिंग हो, चाहे वो टेलीकास्टिंग हो, चाहे वो किसी भी तरह की कास्टिंग हो, है ना, उसको कास्ट करना कहते हैं। तो जो जो इस पे वो कास्ट करे शैडो, जो सरफेस पे वो शैडो है कास्ट शैडो। और ध्यान रहे ये CAST वाला कास्ट है, नॉट CASTE वाला कास्ट। तो ये कोर शैडो एंड कास्ट शैडो। तो यहां तक समझ आ गया? अभी इसमें कोई सवाल भी है किसी को? नो सर। अभी एक्चुअल एप्लीकेशन में हम देखेंगे बहुत सारे अलग इस पे कि मैंने ड्रॉ किया है, उस पे भी दिखाऊंगा कि मैंने ड्रॉ क्यों किया, कहाँ पे कैसे डिसीजन लिया। तब समझ में आ जाएगा आप लोगों को एग्जैक्टली बनाने के टाइम में कैसे डिसीजन लेना है हमें। और दूसरा हम कुछ और भी ड्राइंग्स या पेंटिंग्स या किसी और चीजों को भी देख के भी स्टडी करेंगे लाइट के बारे में। तो ये दोनों समझ आ गया। और हाईलाइट वगैरह वो तो समझ आ ही रहा होगा आपको, जिस तरफ से पड़ेगी लाइट वो तो आसान नहीं है शैडो वगैरह के बारे में। अब यहाँ हम कुछ चीज देखते हैं कि कैसे वी डिसाइड दीज थिंग्स। इसके लिए मैं अपनी एक ड्राइंग ओपन करता हूं, जो अभी हाल में ही खत्म की है मैंने। वेयर इज इट? ये वाली एक पेंटिंग बनाई है अभी हाल में। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे भी इस चीज को ध्यान में रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इन पत्थरों को देखें, तो जहां ये नीचे, इसके ऊपर मैं एक लाइन खींच देता हूँ जिससे समझाना आसान रहेगा यूजिंग द रेड। यहाँ पे क्या है कि जो अंदर वाले पार्ट हैं, ये सारे पार्ट यहाँ पे तो डार्क लगा दिया हमने, मगर हर एक रॉक के नीचे हल्का सा जो पार्ट है, जैसे ये पार्ट हो गया, ये हल्का सा व्हाइट रखा है। क्यों? क्योंकि नीचे से यहाँ लाइट जो पड़ रही है ऊपर आसमान की, ये लाइट फिर बाउंस करके यहाँ पड़ेगी। देख पा रहे हैं आप? फॉर एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे, ये लाइट ये वाले एरिया में बहुत ज्यादा डार्कनेस नहीं है, यहाँ पे डार्कनेस है। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये वाला जो एरिया है हमारा, ये नीचे की तरफ फेस किया हुआ है और यहाँ तक इस पे लाइट नहीं पड़ पा रही है, बिकॉज ये तो ऊपर वाले रॉक का ही कास्ट शैडो यहाँ नीचे पड़ रहा है, क्योंकि लाइट पहुंच नहीं पा रही है वहां तक। तो क्या हो रहा है कि रिफ्लेक्टेड लाइट भी नहीं आएगी, यहाँ से कोई लाइट ऊपर नहीं जा रही है, इसलिए ये ज्यादा dark। मगर वहीं पे इस इलाके में थोड़ा सा लाइट ज्यादा कर दिया मैंने। क्यों? क्योंकि ये वाला एरिया है जहां पे थोड़ी सी लाइट पड़ रही है ऊपर से आके, तो इस एरिया का रिफ्लेक्टेड लाइट थोड़ा सा यहाँ जाएगा। अब ये जो रॉक आप पूरा देख रहे हैं, ये रॉक पूरा का पूरा अपने मन से मेरा क्रिएट किया हुआ है, कहीं से कोई रेफरेंस देखा हुआ भी नहीं है, बस एक तरफ से शुरू किया और थोड़ा थोड़ा करते हुए उसको डिटेल करते गए। पर ये रॉक्स की तरह क्यों बन गए? क्योंकि थ्योरी को हमने फॉलो किया, जो वाकई होता है इस दुनिया में, उस चीज को यहाँ हमने इमिटेट किया लाइट एंड शैडो को, और ये रियल लगने लगा हमें। और भी जगह हम देखते हैं कि कहाँ किस तरह से लाइट पड़ रही है। यहाँ पे भी बीच का एरिया, ये वाला एरिया जो है, इसको थोड़ा लाइटेड रखा है क्योंकि इसके आसपास इन सारे एरियाज में लाइट पड़ रहा है, तो जिससे थोड़ा बहुत आसपास लाइट निकल रही है। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे दूरी बढ़ गई है रॉक की, इससे यहाँ पे भी लाइट है पर दूरी बढ़ गई है, इसीलिए बहुत हल्की सी रिफ्लेक्टेड लाइट है, नॉट मच। फिर हम थोड़ा और आगे आते हैं, तो अब कुछ और भी देखते हैं कि कहाँ कैसे है। इनके बॉडी में
अगर इस साइड की बात करें तो थोड़ी सी एक लाइट की एक रे है, यहाँ पे भी हल्की सी लाइट है, थोड़ा सा गाल पे भी ये लाइट है, ये भी ये लाइट है ना। तो डायरेक्टली ये लाइट नहीं पड़ रही है कहीं से, मगर इनडायरेक्टली क्या है, अगर इनके लेफ्ट साइड देखें तो सारे जगह पे आकाश से उधर से आती हुई कोई ब्लू सी लाइट हल्की सी पड़ रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो बहुत सारे रॉक्स पे पड़ रहा होगा, कुछ लाइट इधर भी रिफ्लेक्ट हो रही होगी, क्योंकि इस तरफ की लाइट थोड़ी स्ट्रांग है। तो जो लाइट थोड़ी इधर रिफ्लेक्ट हो रही है वो लाइट इनके इस तरफ पड़ रही है, और जो इस तरफ लाइट पड़ रही है वो आग की लाइट है। अब एक और चीज देखते हैं हम, कि ये तो चलो अभी बता दिया मैंने कि रिफ्लेक्टेड लाइट कैसे कैसे पड़ेंगी, पर इसमें मेनली जो मेन लाइट लगाया है ये सब कैसे लगाया, आखिर कहाँ सोचेंगे कि यहाँ कहाँ से मेन लाइट आई, क्योंकि मेन लाइट जहाँ आएगी उसके बाद रिफ्लेक्टेड लाइट भी हम कैलकुलेट कर लेंगे कि हाँ मेन लाइट जहाँ पड़ रही है, जो डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, उसके बगल वाले सरफेस को हम थोड़ा सा लाइटेड कर देंगे। बट ये मेन लाइट जो आ रही है ये कहाँ से आ रही है, प्राइम लाइट। तो यहाँ आपको सोचना पड़ेगा कि आप कहाँ से लाइट देना चाह रहे हैं। तो यहाँ हमारे आसमान से लाइट आ रही है, तो कहीं ना कहीं ऊपर से ही आ रही होगी, थोड़ी लेफ्ट थोड़ी लाइट राइट आ रही होगी, डजेंट मैटर, कहीं से आ रही है, ऊपर से आ रही है लाइट। तो यहाँ क्या है कि यहाँ अपने मन में मैंने इमेजिन किया कौन कौन से रॉक बाहर निकले हुए हैं। ये रॉक हल्का बाहर निकला है तो ये कैच करेगा ऊपर से आती हुई लाइट को, इसलिए इसने कैच कर लिया बिकॉज ये बाहर निकला है। अब ये वाला एरिया वहीं पे अंदर है, तो ये कैसे कैच करेगा, तो ये शैडो हो गया। या दूसरे शब्दों में कहें तो हम जहां जहां लाइट लगा रहे हैं वो ऐसा लगेगा कि बाहर निकल गए गए हैं वो रॉक्स, क्योंकि तभी ऊपर से लाइट लग पाएगी। और जो अंदर के एरिया है जहां पे हम शैडो कर देंगे वो अपने आप लगेगा कि वो अंदर की तरफ चला गया है। इसी तरह से 3D चीजें क्रिएट हो जाती है, 3D वाली फील। अब फिर यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे लाइट नहीं आई, क्योंकि ऊपर जब हमने देखा और हमें लगा कि ये दो रॉक जब बाहर निकले हुए हैं और ये रॉक भी बाहर निकला है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये वाला रॉक इसके अंदर है, ये ऊपर वाले के अंदर है। तो क्या होगा कि इस वाले पे थोड़ी सी लाइट तो पड़ेगी जो कहीं डिफ्यूज होके आ रही होता है ना, आसमान से थोड़ी बहुत बुलती भटकती लाइट पड़ जाती है इनडायरेक्ट रूप में, मगर डायरेक्ट लाइट नहीं कैच करेगा ये। दैट्स वाई मैंने इसे कम रखा, ज्यादा ऊपर वाले दोनों को किया। अब अगर यहां भी ज्यादा कर देता तो वो ओवर यूज हो जाता, फिर सारे रॉक लगते कि बाहर निकल गए हैं, फिर वो नेचुरल वाला इफेक्ट नहीं आता। इसीलिए ओवर डू नहीं करना किस चीज को। फिर क्या है, अब यहां मैं देखा तो ये वाले रॉक की अगर बात करें, यहाँ पे लाइट फिर क्यों पड़ने लगी, यहाँ पे लाइट इसलिए पड़ने लगी क्योंकि ये ऊपर वाले रॉक ये दोनों तो बाहर निकले हुए हैं, समझ आ गया कि इतने दूर के रॉक बाहर निकले, पर यहाँ पे तो शैडो है, तो यहाँ का रॉक इसका मतलब अंदर है, दैट्स वाई ऊपर से लाइट नहीं कैप्चर कर पा रहा। तो यहाँ पे हमने दिखा दिया कि ये रॉक इनसे ऊपर वाले से थोड़ा आगे निकल गया, दैट्स वाई इट इज कैप्चरिंग लाइट। यानी वही प्रिंसिपल हम लगा रहे हैं कि लाइट रेज आ रही है, इमेजिन कर रहे हैं शूटर की शूटिंग हम इमेजिन कर रहे हैं, और इमेजिन कर रहे हैं कि चपेट में क्या क्या आएंगे इसके जद में क्या क्या आएगा, कहाँ कहाँ गोली लगेगी और कहाँ कहाँ नहीं लगेगी। तो ये कंप्लीटली इस तरह से लॉजिकली आप सोच सकते हैं। और आर्ट में भी ऐसा नहीं है कि इट्स अबाउट कॉपिंग, और ना ही ऐसा है कि आपको रट्टा मारने की जरूरत है। आपको यहाँ पे भी एक्टिव में ब्रेन लगाना है लॉजिकली, कि जब कोई आ रही है तो कहाँ 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 पड़ेगी और कहाँ कहाँ नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पे भी हल्की सी पड़ गई क्योंकि ऊपर कुछ ज्यादा सब्सटैंशियल लाइट कैप्चर नहीं कर रहा है ऊपर वाला कुछ भी। एंड वही यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ऊपर से सब कर रहा है। फिर यहाँ पे आते हैं हम, नीचे वाला रॉक थोड़ा ऊपर वाले से आगे बढ़ा हुआ है, एंड इस वाले पोर्शन में मुझे लगा कि नहीं थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, क्योंकि ये वाला पोर्शन भी इसका कम है, नीचे है, तो हो सकता है इस पे भी लाइट पड़ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे भी थोड़ी सी मेन लाइट यहाँ पड़वा दी। फिर नीचे वाले एरिया में नहीं पड़ रही ये सारी जो, अब यहाँ पे भी हम एक और चीज देखेंगे। अभी ये तो समझ में आ गया, अब एक और चीज देखेंगे हम, कोर शैडो एंड कास्ट शैडो। तो यहाँ पे जो मेन लाइट यहाँ से पड़ रही है, हमें समझ आ रहा है कि ऊपर से पड़ रही है, तो बाकी इलाका जो इसके पीछे वाले साइड है सेम रॉक के मास का, उसको लाइट नहीं पड़ेगी, उस पे लाइट नहीं पड़ेगी। तो दैट मीन्स यहाँ पे हमारा क्या होगा, कोर शैडो बनेगा, जो उसी बॉडी का हिस्सा है वो कोर शैडो है। लेकिन इसके नीचे भी एक रॉक है, ये वाला रॉक,
और यहाँ पे जो लाइट नहीं पड़ रही है ये नीचे वाले में, ये बिकॉज कि ऊपर वाले पत्थर ने, ऊपर वाले चट्टान ने लाइट रोक रखी है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा कास्ट शैडो। समझ आ रहा है? चलिए, एक ही पत्थर पे हम दोनों समझते हैं कैसे होगा। अब सिर्फ और सिर्फ हम इसी पत्थर को लेते हैं, ये वाला जो एक मास है, बस इसको उठा लिया हमने। इसमें एक जगह ये लाइट है, ये तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि ये भाई ये जो लाइट हो गई। अब इसके ऊपर भी शैडो है, यहां भी शैडो, और नीचे भी शैडो। कौन सा वाला कौन सा शैडो है ये आप लोग मुझे बताएंगे। ये पहले ऊपर वाला बताइए, ये जो ऊपर वाला है जो यहाँ पे मैंने मार्क किया, यहाँ मैं लिखूंगा अभी इस बक्से में कुछ जो आप बताएंगे वो लिखूंगा। आप बताइए कि ऊपर में जो शैडो पड़ रहा है वो कौन है, कोर शैडो है या कास्ट शैडो है? कास्ट। तो राजीव जी कह रहे हैं कास्ट, और लोग बताइए कि कोर है या कास्ट है। जरूरी नहीं कि वो सही है, जरूरी नहीं कि वो गलत है, कुछ भी हो सकते हैं, इसीलिए आप लोग अपना अपना बताइए कोर है या कास्ट है। ऊपर वाले शैडो की बात मैं कर रहा, सबको बताना है। गलत हो जाए तो कोई बात नहीं है, गलत सही का क्या होता है, सीखना ही है। शायद कुछ लोगों ने म्यूट कर रखा होगा, तो देख लीजिएगा, वो कई बार हम भूल जाते हैं म्यूट करके, तो आप अगर बोलिएगा तो अनम्यूट करके बोलिएगा, ठीक है। कोर शैडो एंड कास्ट शैडो में क्या है ये? हिमांशु आप बताइए, आपका सवाल था, आपको जरूरी है आपका जानना, क्या है फिर बता। ये फिर कास्ट शैडो लग रहा है मेरे को। कास्ट लग रहा है, ठीक है। और बाकी लोग भी बताना चाहते हैं? ये दरअसल कास्ट शैडो ही है, सही है, आप दोनों का सही रहा ये। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले रॉक की परछाई यहाँ पड़ मैंने भी रही है। कास्ट ही बोला था। अच्छा अच्छा, तो शायद वो म्यूट था क्या, कुछ आवाज नहीं आई थी। हाँ, जिन्होंने कास्ट बोला है सोचा है वो सब सही है। क्योंकि ये बेसिकली परछाई को हम कास्ट शैडो कहते हैं, परछाई कास्ट शैडो है। ये ऊपर वाले रॉक से यहाँ पे शैडो पड़ रही है वो है, और नीचे वाला ये शैडो क्या है फिर? ये क्या है? कोर शैडो। हाँ, कोर शैडो है, क्योंकि ये इसका अपने खुद का ही शैडो है, जो कि लाइट ना पड़ने की वजह से पड़ रहा है, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है इसमें, किसी और की भागीदारी नहीं है, इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं है। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज शैडो, हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज शैडो। तो ये हो गया कोर शैडो। इसी तरह से सारा कुछ हमें खेलते रहना पड़ता है, कोर शैडो, कास्ट शैडो एंड रिफ्लेक्टेड लाइट, ये सारी चीजें। अब एक और चीज है, डिफ्यूज्ड लाइट वाली चीज आती है। तो डिफ्यूज्ड लाइट भी होती है, तो जैसे कि ये वाला रॉक है, तो ये तो कैप्चर कर रहा है डायरेक्टली लाइट को ऊपर से, क्योंकि ये आगे की ओर बढ़ गया है, आगे की तरफ ये दोनों बढ़ गए हैं। लेकिन इसके ऊपर भी हल्की सी लाइट है, क्यों? क्योंकि जितना वो बाहर की तरफ निकला रहेगा उतना डिफ्यूज लाइट वो लेगा, जितना वो अंदर की तरफ है उतनी कम लाइट वहां तक पहुंचेगी। जस्ट लाइक ये सब एरिया बहुत अंदर है, आसपास भी ऊपर है, ऊपर ये वाले एरिया भी ऊपर हो गए, बट ये सब क्या है, तो ज्यादा बाहर की तरफ नहीं निकला हुआ है, इसीलिए वहां पे लाइट कम वो कैप्चर कर रहा है। एंड नाउ हम कुछ और चीज देखेंगे। अब यहाँ पे लाइट सोर्स हमारा ऊपर था, दैट्स वाई। लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ कोई ब्लू लाइट नहीं पड़ रही है इतनी दूर में। दैट मीन्स कि ये इलाका थोड़ा अंदर है, अंदर की तरफ है ये केव में, इसीलिए ऊपर की कोई लाइट जल्दी कैप्चर नहीं हो पा रही है।
दूसरा केस क्या हो सकता है कि सामने वाली लाइट इतनी स्ट्रांग है कि वो दिखाई नहीं दे रही वो लाइट, पर लाइट का डायरेक्शन बदल गया है। आप यहाँ देखिए, वहां सिर्फ ऊपर ऊपर दे रहे थे, यहाँ पे हर चट्टान के नीचे लाइट दे रहे हैं। वी आर लाइटिंग एवरी स्टोन फ्रॉम डाउन साइड। ऐसा क्यों है? क्योंकि बॉन फायर है राइट उसकी वजह से। हाँ, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, तो इससे जो ऊपर लेवल की जो भी चीज होगी वहां पे वो नीचे से लाइट पड़ेगी। वहीं पे ये डमरू के ऊपर अगर हमने लाइट दिया है, ये चट्टान के ऊपर लाइट, यहाँ पे हमने लाइट दिया है, यहाँ तो यहाँ हमने ऊपर से दिया है। क्यों? क्योंकि ये लाइट सोर्स के नीचे है, तो ये इस तरीके से लाइट की प्रोजेक्शन होगी, एंड वहां पे इस तरीके से प्रोजेक्शन होगी। कुछ भी नहीं, बस वही। हम्म। सर मेरा एक वो क्वेश्चन है कि सर ये चट्टान के पीछे जो एक कैप्सूल दिखा रहा है हाँ हाँ, और वहां पे भी लाइट जलती हुई आ रही है, वो हमें दिख रही है। यहाँ पे लाइट है ना। यस सर। यस, ये सारी चीज बहुत सही है, आपका ऑब्जर्वेशन बहुत बढ़िया है। वो इस लाइट से तो नहीं आ सकती है, बिकॉज इसके पीछे खुद एक चट्टान है, यस। तो वो कहाँ से आ रही है? तो यहाँ वही चीज है कि कई बार आपको ना, आप इतनी स्ट्रांग चीज है ना इलस्ट्रेशन की, आप आधी चीज यहाँ बना के बाकी आधी चीज लोगों से सोचवा सकते हो आप। तो दैट में से चट्टान के पीछे राइट साइड भी कोई छोटा सा आग जल रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे लाइट पड़ रही है। एंड यू कैन सी कि इस डायरेक्शन में है, तो ये यहाँ से लाइट पड़ सकती है, क्योंकि ये हल्का डायरेक्शन राइट की तरफ है इधर। कैन यू सी दिस? ये जो इतने दूर में पड़ रहा है वो थोड़ा सा इधर की तरफ, राइट की तरफ जा रहा है, नॉट टॉप नॉट बॉटम, राइट की तरफ। यानी कि इसके राइट में कोई ऐसा चीज है, चट्टान छुपा हुआ, जहां पे हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। अलग अलग जगह यहाँ लाइट लगी हुई है, इसीलिए एक लाइट यहाँ भी मैंने लगाई है, जिससे ये समझ आए कि यहाँ बहुत जगह से लिट है ये वाली चीज। अभी यहाँ पे हम देख लें, बीच में कोई लाइट है, ठीक है। अब सोचना है कि ये कहाँ कहाँ लाइट करेगी चीज को। तो जो इसके नजदीक है, ये वाले एरिया में लाइट किया इसने, फिर ये वाले एरिया में चट्टान को 3D, इसलिए मैं कहता हूँ कि छापना नहीं है, 3D के रूप में देखिए। अगर आप 3 डायमेंशनल रियल मास देखेंगे अगर किसी भी चीज की ना, तो फिर ये होगा कि आप डिफाइन कर पाएंगे कि लाइट कहाँ लगाना है और शेडो कहाँ देना है। अदरवाइज 2D में आप कभी ये समझ नहीं पाएंगे कि अपने मन से कहाँ हम लाइट लगाएं। दैट्स वाई हर चीज को आप ना जैसे है वैसे देखिए। लाइन में कुछ नहीं रखा है, लाइन से कोई चीज नहीं बनी है। लाइन आर्ट खराब होता है मैं ये नहीं कह रहा, लाइन आर्ट एक अलग टेक्निक है, स्टाइल है बनाने का, मगर अगर आप रियल में अगर देखेंगे तो कहीं भी लाइन नहीं है, हर जगह मास है, हर जगह एक वजन है, एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। ऐसे ही हम यहाँ रॉक को भी ट्रीट कर रहे हैं। तो एक चट्टान जो कोई इस तरह से है, जो इसके सामने है, इसके ऊपर लाइट पड़ गई, लेकिन इसके नीचे लाइट नहीं पड़ी इस वाले इलाके में। क्यों? क्योंकि ये कास्ट, ये सॉरी, कोर शैडो है, उसी चट्टान की बॉडी है, पर वहां तक लाइट नहीं पहुंच पा रही है, इसीलिए वो शैडो है यहाँ। फिर नीचे वाली चट्टान में भी बीच में ये पीछे जो लाइट नहीं है, इतना क्लियर नहीं किया है, वहां पे हो सकता है कास्ट शैडो भी हो। लेकिन जो सामने वाली चट्टान है, तो चूंकि लाइट इस तरह से ट्रेवल करेगी यहाँ पे, है ना, ऐसे फैलेगी लाइट, तो जो बच गया उस सामने वाले चट्टान से, वहां फिर थोड़े से एरिया में लाइट पड़ गया है। एंड देन फिर उसके बाद ये वाला एरिया हमारा फिर से ये अंधेरा में आ गया है। वाई? बिकॉज ऑफ द कोर शैडो, क्योंकि यहाँ लाइट नहीं पड़ पा रही है। तो ऐसे ही 3 डायमेंशन में सोचना है सारे चट्टान को, एंड उसको हल्का लाइट करना है, और बीच में शैडो शैडो भी आएंगे। हर जगह लाइट नहीं हो रहा है, क्योंकि चट्टान कभी भी अगर बिल्कुल समतल होती तो पूरी जगह लाइट पड़ती, पर चट्टान गोल गोल या इस तरह से होगी ना कि वो मुड़ी मुड़ी सी होगी, एक सरफेस खुरदरा सा होगा। तो जो उभर गया उस पर लाइट पड़ गई, जो डाउन चला गया उस पर लाइट नहीं पड़ पाई, फिर जो उससे ज्यादा उभर गया आगे उस पर लाइट पड़ गई। इसीलिए ये वाला खेल किया गया है। एंड ये अगर आप देखेंगे तो आपको ये रियल वाली फील ये दे रही होगी, एक फील बन रही है। क्यों? क्योंकि हमने इसके प्रिंसिपल को, इसका जो एक तरीका है उसको हमने फॉलो किया, तो ये लाइट रियल लगने लगा हमारे पास। अब ये वाला भी देखते हैं। तो ये यहाँ लाइट हल्की सी पड़ रही है। एक और प्रॉपर्टी लाइट की है कि लाइट जब दूर जाएगी तो थोड़ी फीकी हो जाती है, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है ना। लाइट चलती तो है, पर दूर जाने के बाद वो धीरे धीरे फैलने लगती है, डिफ्यूज होकर, और फीकी पड़ जाती है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग वो सूरज तो जला के मार ही देता।
तो वही यहाँ हो रहा है, यहाँ लाइट फीकी हो गई, पर ये चट्टान थोड़ा ज्यादा उभरा हुआ है, यानी कि कहने का मतलब इससे ज्यादा ये उभरा हुआ है, दैट्स व्हाई इट्स कैचिंग सम लाइट। तो इसी तरह से आप देख रहे हैं कि ये लाइट दिखा के हमने ये बता दिया कि ये चट्टान सामने की तरफ निकली हुई है। तो इस तरह से हम लोग इल्यूजन क्रिएट करते हैं, लाइट एंड शैडो को पकड़ के हम देखते हैं लाइट का सोर्स क्या है, और कोई अगर बाहर निकली होगी चट्टान तो लाइट कैप्चर करेगी, या कोई अगर नहीं कैप्चर कर रही है तो किस तरह वो पीछे पुश हो गई है। ये सब बस लाइट और शैडो लगाने से हम लोग पूरा 3D दिखा सकते हैं। जो है होता होगा आप लोगों का सवाल कि कैसे कोई चीज को 3D कैसे दिखाते हैं, बस यही प्रिंसिपल है 3D का। और अगर आप देखें तो इसमें कोई अलग से कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है, कोई अलग से रूल नहीं है, बस आपको गौर से देखना है, गौर से दिमाग लगाना है। आपको घबराना नहीं, तो भागना नहीं, आपको दिमाग लगाना है कहाँ कहाँ लाइट पड़ेगी, कहाँ कहाँ नहीं पड़ेगी। बहुत सिंपल सा थ्योरी है इसका कि लाइट सीधी चलती है, जो रास्ते में आएगा सब जगह पड़ेगी, जहां नहीं पड़ी उस ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ वाले बॉडी पे, उसी के बॉडी के ऊपर वो कोर शैडो बनेगा। और जब उस ऑब्जेक्ट जहां लाइट पड़ी उसकी परछाई जहां पे पड़ जाएगी वो कास्ट शैडो हो जाएगा। बस इन्हीं कॉन्सेप्ट को अगर आप करते रहोगे ना, यही बस सीधी सी लाइन चलती है, बस इसी में आपका मतलब कि हर चीज, दुनिया की हर चीज को आप 3D बना सकते हो, एंड नथिंग इज न्यू हियर। हाँ, लेकिन ऑब्जर्वेशन लगेगा, बहुत प्रैक्टिस लगेगी। दूसरे की पेंटिंग्स को आप देखिए, रियल लाइफ में आपको देखना पड़ेगा। जो चीज है, कोई दीवार भी जैसे आप लाइट जलाते हो, आप देखिए कौन सी दीवार पे लाइट कैसे पड़ रही है, और कहाँ कहाँ शैडो पड़ रहा है, और किसकी वजह से लाइट ज्यादा पड़ रही है किसी वॉल पे, क्यों नहीं पड़ रही है ना। मतलब जहां भी आप जो कुछ भी देखें, हर जगह ये चीज लग रही है, हर जगह एप्लीकेबल है। जस्ट कीप ऑब्जर्विंग, और बनाने के टाइम तो करना ही है ऑब्जर्व आपको। समझ आया है आप लोगों के? 60-70% भी आ गया समझ? Yes, सर ये पेंटिंग कमाल की है। थैंक यू। ये तो खैर पसंद पसंद की बात है। तो यही चीज है कि अब अपने मन से कुछ बनाने लगना, उसमें कुछ नहीं लगता है, बस यही लगता है आप बस ऑब्जर्व करते रहें और बस आप बनाते रहो, एंड नथिंग एल्स। फिर बाकी सारी चीजें आसान हो जाती हैं और सब बन जाता है। अब अंदर ही बनाना था मुझे यहाँ, तो अंदर दिखाना है तो मुझे थोड़ी डार्कनेस दिखानी थी। अब अंदर से कुछ निकला हुआ ऐसा है कुछ, तो हल्का सा कुछ इंटरेस्ट ऐड करने के लिए हल्का सा लाइट कलर का ये डाल दिया। पर यहाँ तक बहुत ज्यादा नहीं पहुंच रही है वार्म लाइट। क्यों नहीं पहुंच रही है यहाँ वार्म लाइट इन सब के ऊपर, ये जो इसके अंदर जो बना है, क्योंकि वो काफी अंदर है, वहां तक नहीं पहुंच पा रही है लाइट। अगर उसको हम बराबर लाइट कर देते, इसके तरह ही अगर हम इसे भी लाइट कर देते तो क्या होता? तो ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता कि ये दोनों बराबर लेवल में है, यानी कि ये इसके बाहर लटक रहे हैं ना कि अंदर गुफा के। समझ रहे हैं? तो स्पेस जो क्रिएट हम करते हैं ना, वो इसी थ्योरी से क्रिएट करते हैं हम, कि कितनी लाइट पड़ रही है, कौन सी लाइट पड़ रही है, जो लाइट पड़ रही है उसके वो नजदीक होगा, ऑब्वियस सी बात है, आपका दिमाग यही इंटरप्रेट करेगा। जो नजदीक नहीं है वो थोड़ी सी लाइटेड कम होगी, वो वाली चीज, वो स्पेस थोड़ा कम लाइटेड होगा। एंड देन कास्ट शैडो भी आता है, इनके पैर का है। अब इनके पैर पे डायरेक्टली ये लाइट पड़ रही है, तो कास्ट शैडो हमारा इस तरह से गया है, इस पैर का भी इस तरह से गया है, और तो और ये कास्ट शैडो जो यहां से यूं गया है, तो यहाँ पे इस तरह से कर्व हो गया है सरफेस, क्योंकि ये सांप की बॉडी है और वो गोल है, तो वो इस तरह कर्व होके इसके ऊपर भी शैडो पड़ा है। दैट इज इंपॉर्टेंट, तब वो फीलिंग क्रिएट हो जाएगी। वही चीज है, शैडो भी सीधी सीधी ट्रेवल करती है और लाइट भी, तो फिर देयर इज नो कंफ्यूजन। सर एक स्कल भी पड़ा हुआ है वहां पे। हाँ, एक स्कल भी पड़ा हुआ है, पर स्कल तक वो लाइट नहीं पहुंच पा रही है, स्कल तक ऊपर वाली लाइट पहुंच रही है, और थोड़ा सा नीचे में लाइटेड है बिकॉज ऑफ द ग्राउंड, नहीं तो ऊपर से डायरेक्ट लाइट आ रही है। और स्कल में कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ लाइट सही जगह लगी है, तो ये इल्यूजन क्रिएट कर रहा है कि हाँ ये स्कल है। अब हम पीछे वाले पे आए तो ये इस पे भी हम ये क्रिएट कर सकते हैं। इस पे कैसे डिस्टेंट लग रहा है? डिस्टेंट ऐसे ही लग रहा है कि दूर जाती हुई किसी भी चीज के बीच इतनी ज्यादा हवा की लेयर आ जाती है कि डिटेल्स धुंधले हो जाते हैं, फॉग टाइप का लगने लगता है।
एंड उस जगह पे क्या है, ये लाइट जो लाइटेड भी है वो भी बहुत स्मज्ड है, ब्लर्ड लाइट है इन, क्योंकि लाइट ब्लर हो जाती है, वो क्रिस्प नहीं रहेगी लाइट, वो ब्लर सी हल्की सी लाइट है और उतनी इंटेंस भी नहीं है, इंटेंसिटी भी खो दिया है इसने। प्लस ये रिफ्लेक्टर वाले जो ये लाइट्स जो हमने लगाए थे यहाँ पे रॉक्स पे, ये यहाँ पे भी होंगे, पर इतनी दूर से अगर हम उसे दिखाते तो फिर डिटेल्स ज्यादा बढ़ जाते, तो ऐसा लगता कि ये पास है। दैट्स वाई जब हम शुरुआत करते हैं ना, एक प्रॉब्लम बताऊं क्या होता है कि ये कॉमन सा वो कह रहा हूं, कोई अपने ऊपर नहीं लेगा, क्योंकि मैं भी यही प्रॉब्लम करता था स्टार्ट में, सबके साथ ये होता है। व्हेन वी स्टार्ट ना, तो हम जितनी भी चीज हमारे फ्रेम के अंदर है, हर चीज को बहुत ज्यादा बनाने पे ध्यान देते हैं, बहुत अच्छे से बना देना है, एवरीथिंग, नॉट अ सिंगल डिटेल शुड मिस, है ना। जैसे हम दूर का घर भी बना रहे हैं तो उसके खिड़की दरवाजे सब दिखने चाहिए, पर उससे क्या होता है कि इट्स नॉट डॉक्यूमेंटरी। ये आपको डॉक्यूमेंट नहीं करना है कि घर में कितने दरवाजे होते हैं, ऐसे मतलब नहीं है, कितने दिख रहे हैं आपको। और अगर सच बताऊं तो अगर आप रियल में भी अगर आप कहीं जा रहे हो गांव वगैरह या कोई रिमोट एरिया में जाते हो, दूर के लगे पेड़ आपको नहीं पता चलेंगे कौन से पेड़ है वो, बस पेड़ है बहुत सारे, राइट। और जब और भी दूर जाएंगे तो वो पेड़ भी नहीं समझ आएगा, लगेगा कि पतली सी कोई एक रेखा खींची हुई है हल्की ब्लू कलर की, वो क्या है पता नहीं। तो क्या दिखता है, दैट इज इंपॉर्टेंट, तभी वो चीज आपकी वो रियलिस्टिक लगेगी और फिर आप उसको मैजिकल रियलिज्म भी बना सकते हैं आगे। तो इसीलिए यहाँ पे ये सिंपल सिंपल जो ऊपर से जो लाइट पड़ी है, ये सारे ना, ये सारे ये डिटेल्स यहाँ पे नहीं दिखाया। इन डिस्पाइट दिस क्या दिखाया है, तो बड़े बड़े एरिया में थोड़े थोड़े जो ऊपर से पड़ रही है लाइट, वो दिखाई गई है, वो भी बहुत फीकी सी, स्मज्ड सी, देख रहे हैं। इंटेंसिटी कम हो गई है, यहाँ पे आप देख लीजिए ऊपर की लाइट की इंटेंसिटी और वहां पे काफी कम है इंटेंसिटी। यानी हम लोग जो वैल्यू की बात करते हैं लाइट एंड शेडो की, तो जब दूर जाती है चीजें ना तो कॉन्ट्रास्ट कम हो जाता है। दैट मीन्स जो डार्क है बहुत ज्यादा डार्क, भी बहुत ज्यादा डार्क यूज नहीं करना है आपको वहां पे, और बहुत लाइट भी यूज नहीं करना है, क्योंकि दोनों ही फीका पड़ जाएगा डिस्टेंस के साथ। जैसे इन रॉक्स इन रॉक्स की जो लाइंस और डार्कनेस है, आप देखिए पीछे वाले में बिल्कुल भी ऐसी कोई डार्क, एक भी वैल्यू यूज नहीं किया है, एक भी टोन यूज नहीं हुआ है। और अगर यहाँ के लाइट की बात करें हम, ये वाले पोर्शंस की, तो बिल्कुल ही इतनी लाइट भी यहाँ पे यूज नहीं हुई है जनरली। ये वाली लाइट देखिए कितनी ज्यादा लाइट है, और वहां पे एक जगह भी नहीं है। ना ही हम ये वाला जो लाइट हमारा है, फायर का लाइट है, ना ही ये वहां के लाइट, बहुत कमजोर है इससे। एवरीथिंग ना बीच में आ जाता है, ना ज्यादा डार्क ना ज्यादा लाइट, और बीच में ही थोड़ा बहुत डिफरेंस हम क्रिएट कर देते हैं। लेकिन अगर इसके पीछे भी एक बिल्डिंग बनानी होती है हमें, या कुछ बनाना होता, जो कि मैंने यहाँ बनाया है, यू कैन से, ये जो पहाड़ एक बना हुआ है, पहाड़ जैसा लग रहा है कुछ भी, ये इस दूर वाली जो महल या जो भी कहे मंदिर जो भी है, इसके पीछे है, ये और भी दूर है, और ये इतनी दूर चला गया है कि यहाँ पे इतने डिफरेंस भी नहीं दिख रहे हैं, सब पूरा एक फ्लैट एक टोन में, बीच वाला टोन है, उसमें पूरा का पूरा माउंटेन दिख रहा है हमें, है ना। फिर से थोड़ा आगे आए हम, ये बिल्डिंग पे आए, तो क्या हुआ, अभी भी हम बीच में ही हैं, पर उस बीच से ही दो चार टोन को उठा के हम थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखा रहे हैं यहाँ पे, कहीं पे थोड़ा सा डार्क, कहीं पे थोड़ा लाइट, है ना। और जब इससे और भी आगे आ जाते हैं हम, तो यहाँ जब हमारे पास सारे दोनों केव, ये चट्टान वगैरह है, यहाँ पे हम और ज्यादा कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना शुरू करते हैं, जो डार्क है वो थोड़ा डार्क ज्यादा हो गया, जो लाइट थोड़ा लाइट ज्यादा हो गया। ये वो तरीका है ना, इसको प्लेन एयर टेक्निक भी कहते हैं, जिससे कि आप कभी भी अपनी पेंटिंग या किसी चीज में ना पूरा एकदम लंबा डेप्थ दिखा देंगे, मतलब कई किलोमीटर की दूरी तक आप फील करवा सकते हैं लोगों को। दिस इज दैट थिंग। जितना फ्रंट पे आएगा कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा, एक्सट्रीम पे जाएगा हमारा स्केल, वैल्यू स्केल, जितना हम आएंगे दूर उतना ही हमारा वैल्यू स्केल बीच में जाने लगेगा, एंड देन फेड होने लगेगा वो लाइट और डार्क। सबको समझ आ रहा है? सर हम्म। मेरा ये क्वेश्चन था कि आपने क्या इमेजिन करके ये बनाया, मतलब एक तरफ मैं देख रही हूँ एक थॉट का चाइल्डहुड एक्सप्लेन कर रहे हैं वो, और एक तरफ ये भी दिख रहा है कि स्कल भी है, स्कल मेनली केव के अंदर मिलता है,
इसका मीनिंग ये है कि ये जो डेइटी है ये है बटुक भैरव, द चाइल्ड फॉर्म ऑफ भैरव, एंड उनके पास भी सांप वाप है। बेसिकली ही इज लॉर्ड शिवा, Yes, yes. बट उनका थोड़ा सा तामसिक रूप है, उनका उग्र रूप है। तो और उस उग्र रूप में जो है भैरव में, उनमें सबसे सौम्य रूप अगर कोई है तो वो है बटुक भैरव। यानी कि बच्चा है वो, थोड़ा क्यूटनेस तो है ही बच्चे वाली, लेकिन उनके अंदर उग्रता अंदर भरी है सीड के रूप में, लेकिन स्टिल ही इज सौम्य देन अदर भैरव। तो यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश की गई कि पहले मैंने ऐसे डिजाइन बनाया, मेरे दिमाग में आया था कि एक डिजाइन एक बार डिजाइन करता हूं, मैं आपको दिखाता हूँ। मन में अचानक से आया कुछ बनाते बनाते में ना, ये चीज मैंने बनाई। लर्निंग, 1 मिनट। हाँ, कैरेक्टर डिजाइन पहले किया कि एक कुछ इस तरह का आना चाहिए, इस तरह का कोई एक रहेगा भैरव, जो फिर आफ्टर दैट मेरे मन में एक सीन आने लगा जहाँ पे ये मतलब कि खेल रहे हैं अपने नाक के साथ और उस केस में फिर ये डेवलप किया। बहुत सिंपल सा ही कुछ था, ये ज्यादा कुछ नहीं था। पहले लेट मी शो यू, कहाँ है। डिजिटल में नहीं आना है, प्रोजेक्ट्स में जाना है, एंड हाँ, फिर एक सीन एक क्रिएट हुई थी कि चलो कुछ बनाता हूँ इस तरह का, तो ये वाला एक बनाया। एंड देन आफ्टर दैट फिर मुझे लगा कि इसको और थोड़ा डेवलप करना चाहिए, तो फिर ये इस तरह से डेवलप हुई। रॉक्स वगैरह भी सिंपल से हल्का हल्का बस डिनोट किया हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं है। एंड देन उसके बाद मैं ट्राई कर रहा था कलर स्कीम, तो पहले डे लाइट का ये स्कीम ट्राई कर रहा था, डे में कलर कैसा होगा। तो ये डे लाइट कलर ट्राई किया, फिर मुझे लगा नहीं, नाइट में ज्यादा मजा आएगा एंड फिर क्योंकि लाइट में बहुत मजा आता है मुझे, वो नाइट वाला एंड लाइट आ रही है, ये पर्सनल प्रेफरेंस से मुझे अच्छा लगता है। एंड देन फिर फाइनली वो बन गया। Nice. और हाँ, आप लोग लाइट की प्रैक्टिस करने को सिंपल सा भी कॉन्सेप्ट आप उठा सकते हैं, बहुत टफ उठाने की जरूरत नहीं है। ये एक ड्राइंग है जो मैंने यही खुद के प्रैक्टिस के टाइम बनाया था, क्योंकि प्रैक्टिस तो वो करना पड़ता है, मैं भी बहुत प्रैक्टिस करता हूँ, सारे आर्टिस्ट करते हैं इनफैक्ट। तो इसमें भी लाइट स्टडी कर रहा था कि किस तरफ से कितनी लाइट आनी चाहिए और कैसी आनी चाहिए। तो यहाँ अगर देखें तो ऐसा है कि मैनेजिंग व्हाइट बोर्ड, अप्लाई विजुअल इफेक्ट, ओपन पिक्चर टू पिक्चर, इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया है शायद। अच्छा कोई नहीं। तो इसमें आप देख रहे होंगे इसके पेट के नीचे से जो एक रोअन सा निकला है वो लाइटेड है, फिर ऊपर जहाँ पेट अंदर कर्व हुआ है वहां थोड़ा डार्क है, दैट इज द कोर शैडो। एंड देन ऊपर बॉडी के बीच में आते ही ये फिर से लाइटेड है। सो ये दिखा रहा है कि लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है। अब अगर हम यहाँ आते हैं थोड़ा सा आगे, इसके पेट और इसके जो थाइज हैं इसके बीच का एरिया में थोड़ा सा डार्कनेस है यहाँ पे। तो इस एरिया में डार्क दिखाने के लिए क्या किया, हमने सोचा कि लाइट किस डायरेक्शन से पड़ रही है, और अगर वो अंदर की तरफ मुड़ जाएगा वो एरिया, तो उस एरिया में हल्की सी डार्कनेस होगी, बट वो डार्कनेस कितनी डार्क होगी। एक और गलती जो हम अक्सर करते हैं वो ये है कि हम किसी भी एरिया को पूरा ही डार्क कर देते हैं। जब हम डार्क करते हैं शेड, तो देन वी टर्न इट कंप्लीटली ब्लैक, बट वैसा नहीं करना है। क्योंकि वो कैसे डिपेंड करेगा, इसके नीचे का जो रॉक है उस रॉक से रिफ्लेक्ट होकर लाइट फिर ऊपर की तरफ पड़ रही है। दैट्स वाई जहां जहां बॉडी के ऊपर इसकी डार्कनेस है वहां वहां बहुत ज्यादा डार्क नहीं है। फिर दोनों लेग के बीच हम आते हैं, दोनों पिछला जो लेग है उनके बीच वो ज्यादा डार्क है। क्यों? चारों तरफ से घिरा हुआ है, दोनों तरफ से लेग ही है वहां पे, एंड बहुत थोड़ा सा नीचे का एरिया मिल रहा है इन्हें जो कि लाइट वहां पे ट्रांसफर करेगा। दैट्स वाई वो ज्यादा डार्क है। हालांकि ब्लैक पूरा वो भी नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं से लाइट आ जाएगी, बिकॉज ये ओपन इन्वायरमेंट में है, हर जगह जमीन पे धूप
आ रही है और वो पड़ेगी पड़ेगी ऊपर, बट स्टिल वो कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा डार्क है। तो ये जब आप पहले शुरुआत होगी कि आप लाइट के डायरेक्शन को आप समझेंगे, फिर लाइट उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग शैडो कहाँ लगाना है, कोर शैडो कहाँ, कास्ट शैडो कहाँ होगा, और मेन लाइट कहाँ कहाँ पड़ेगी, कौन कौन सा एरिया बाहर निकला है, होने के बाद धीरे धीरे आप इसके डिग्री पे चले जाओगे कि कहाँ कितनी ज्यादा लाइट पड़ेगी, कहाँ कितनी कम लाइट पड़ेगी। और धीरे धीरे ऐसे करते करते क्या होगा कि आप कंप्लीटली लाइट पे कमांड हो जाएगा और आपकी पेंटिंग बिल्कुल ही रियल लगने लगेगी, और कई बार रियल से भी आगे चले जाती है। बट इसमें टाइम लगेगा, मैं पहले बता दूं, इट्स नॉट मैजिक। पहले आप लाइट सोर्स, सारे शैडोज, हर चीज को आप पहले सही जगह लगाना सीख लेंगे, तो अपने आप धीरे धीरे आगे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, तो बारीक बारीक चेंजेस का आपके पास हिसाब खुद हो जाएगा। यू कैन ऑब्जर्व एंड यू कैन नोटिस वो छोटी छोटी हल्की हल्की सी जो भी चेंजेस हैं वो। सर हाँ हाँ, सर मुझे पूछना था कि वो स्टिपलिंग वाला शेडिंग जो होता है वो कैसे करते हैं उसमें, वो फर्स्ट टोन सेकंड टोन ये सब कैसे होता है? स्टिपलिंग, स्टिपलिंग देखिए, ये सारी चीजें जितनी भी चीजें हैं ये, इन सारी चीजों में, अच्छा हिमांशु बस 1 मिनट आप तक मैं आता हूँ। सर मेरे को भी डाउट है लेयरिंग में। लेयरिंग मतलब, अच्छा पहले कैसे बाद में कैसे हम करेंगे, है ना स्टार्ट। हाँ हाँ, वो पैसे जैसे 2B से लेयर किए फिर उसके बाद 3B से ये। अच्छा अच्छा अच्छा, वो कैसे करना है, ओके ओके, हाँ, डायरेक्ट सर अप्रोच। इसमें डिजिटल आर्ट में कैसे करेंगे? इसमें ये प्रॉब्लम है। डिजिटल आर्ट के तो खैर खास करके टेक्निकलिटी वाली क्लास अभी मैं इसमें नहीं दे रहा, मगर आपको मैं अलग से बता दूंगा, वो कोई भी सीन नहीं है, डिजिटल वाले आर्ट में एक बार बता दूंगा और कुछ लिंक्स भी आपको भेज दूंगा। हाँ ओके सर। टच में रहिएगा अभी, मगर ये जो कॉन्सेप्ट है ये वहां पे भी लागू होंगे, सेम सेम कॉन्सेप्ट। तो स्टिपलिंग वगैरह कुछ भी करते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि एक चीज है कि आप स्ट्रोक्स आप जो भी यूज करें, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, जो एरिया है जहां पे लाइट है और जहां शैडो है वो आपको अपने दिमाग से लगा के करना पड़ेगा। तो कई बार क्या होता है कि जब कुछ आप बना रहे हो तो एक आइडिया के लिए एक बढ़िया रहता है कि आप पहले भी वो कोई एरिया, आप वो चीज एक रफ में बना लीजिए, उसको लाइट स्टडी कहते हैं। यस सुना सर। होगा बहुत सारे आर्टिस्ट वगैरह लिखते हैं कि लाइट स्टडी। अब हालांकि बहुत लोग उसको कूल लगता है तो उसको बहुत गलत तरीके से भी प्रेजेंट करते हैं, कुछ भी करेंगे तो उसको स्टडी कह देते हैं, बट दैट्स नॉट स्टडी। स्टडी इज बेसिकली एक्सप्लोरिंग कि आपको ये कॉन्सेप्ट उठा रहे हैं, उसको कैसे प्रेजेंट किया जाए। ये स्टडी थोड़ा अलग है, पढ़ने वाले स्टडी से थोड़ा अलग है। ये स्टडी है एक्सप्लोर करना, रिसर्च जैसा है, ज्यादा ज्यादा एक रिसर्च जैसा है। जैसे आप ये बना रहे हैं, आप अब दिमाग लगाएं किस तरफ से लाइट रखा जाए, यार इधर लाइट अगर रखा जाए तो ये ऐसे करके शेडो बनेगा। फिर आप बहुत बेसिक तरीके से बस आप ब्लॉक करेंगे, आपको बस समझने से मतलब है, आप खुद को समझा रहे हैं कौन सा अच्छा लगेगा, बस ये देखने के लिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा, हाईलाइट हो जाएगी तो यहाँ पे, अरे अच्छा अच्छा, ऐसा कर दिया। फिर अगर आपको लगा नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा है, सेम ऑब्जेक्ट को आपने कहीं और भी ड्रॉ किया, और एकदम रफ रहना है और देखना है कि लाइट अगर इधर से आए तो कैसा लगेगा। तो ये कुछ यूं करके शैडो बनाएगा, यस। थोड़ा और साइड लेके आएगा, यहां तक ऐसे आ सकता है ये। उसमें भी क्या है कि अगर ये ज्यादा पीछे की तरफ से लाइट रहा तो ज्यादा शैडो नहीं आएगा, तो बस ऐसे ही शैडो, बस बस यहीं तक लाइट आएगी फिर। तो इस तरीके से फर्स्ट ऑफ ऑल यू स्टडी थिंग्स बहुत रफ करके। तो ऐसे करके ही जैसे मैंने यहाँ स्टडी किया, फिर आगे हम इसको भी कर सकते हैं कि अब इसका कास्ट शैडो, डार्केस्ट शैडो कहाँ रहेगा। तो डार्केस्ट शैडो हम एक बार मार्क करके देख लेंगे, यहाँ रहेगा। रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी यहाँ आने वाली है, कास्ट शैडो इस तरह से आ जाएगा। तो इधर ज्यादा नहीं होगा, हल्का इधर रहेगा, इधर ज्यादा आएगा। सर मैं ये पूछ रही थी, ये शेडिंग मतलब शेडो जो रहता है उसका, तो ये मतलब कितना, मतलब हम लोग कैसे पता करेंगे कि कितना बड़ा होगा उसके हिसाब से? हाँ वो बता रहा, वो बता रहा। फिलहाल के लिए ये दिखा रहा है कि कोई भी स्टिपलिंग ही नहीं, कोई भी अगर स्टाइल में करना है तो क्या करना है, सबसे पहले आप स्टडी करते हो
इससे क्या होता है ना, आपको रेफरेंस मिल जाती है। अब जो आप फाइनल वर्क अपना बना रहे हैं उसमें आपका क्या होगा, स्टिपलिंग में आपको मैं करके दिखाता हूँ कि अब आपके पास आइडिया है कि कहाँ पे लाइट और कहाँ पे कितना शैडो हमें करना है। हम्म, तो आप स्टिपल करना शुरू कर देंगे और आप उसी दायरे में रहोगे। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट अगर आप करेंगे, अगर पेन से आप ड्रॉ कर रहे हैं तो बर्बाद हो जाएगी ड्राइंग आपकी कंप्लीटली। यस। तो दैट्स वाई कि अब हमें पता है कि ये इतने एरिया के इधर हमें नहीं आना है, तो हम आराम से इसके अंदर रह सकते हैं। फिर कहाँ ज्यादा शेडो करना, कहाँ डार्क करना, हमारे माइंड में सारा कुछ यहाँ से है, जो स्टडी हमने की उससे। हम्म, आपकी मर्जी अब हैचिंग करने की, तो हैचिंग में भी वो हेल्प करेगा। आप बस हैच करते चले जाएंगे एंड यू विल गेट एन आइडिया कि किस एरिया को छोड़ना है और क्या अच्छा लगेगा क्या अच्छा नहीं लगेगा। ये आपके पास पहले से ही ये एक आइडिया आपके पास बनी रहेगी। तो इससे क्या होगा कि आपकी पेंटिंग सुंदर बनेगी और आपको डर कम लगेगा। अचानक से शुरू कर दीजिएगा बिना कुछ से ना, तो बहुत डर लगता है कहाँ पे क्या लगाना है और चीजें मेस्ड अप हो जाती है। इसीलिए यस। प्लानिंग जरूरी है। समझ आ गया? अब शैडो की लेंथ, राइट। यस। और हाँ, उससे पहले एक चीज मैं बता दूं जो अभी हिमांशु पूछ रहे थे अभी जनरल इस कंटेक्स्ट में, कि कौन सी पेंसिल कहाँ यूज करनी है किस तरह से। तो सबसे पहली चीज जो है कि ज्यादा हार्ड पेंसिल मैं कहूंगा कि आपको, देखिए कोई भी यूज कर सकते हैं। पहले बता दूं कि जो मैं बता रहा है वो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप ऐसे करोगे तो ही आपका होगा, ऐसे नहीं करेंगे तो नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मैं जो आपको हेल्प सर कर रहा मेरे हूँ। को कुछ शेयर करना था। क्या? सर मेरे को ये स्केचिंग शेयर करनी थी, आप बता देंगे कैसा है, पेंसिल कलर वाले। ठीक है, आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए। हाँ जस्ट। तो क्या है ना कि वो सबका अपने अपने पर डिपेंड करता है। अब कोई इंसान अगर कोई पेंसिल या पेन से ही कुछ लिख रहा होता है, कोई इंसान गड़ा के लिखता है बहुत, कोई इंसान यस। लाइट से लिखता है। तो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि आपके लिए कौन सबसे अच्छी पेंसिल है, उस पर डिपेंड करेगी। लेकिन कैसे जजमेंट करें उसका टेक्निक मैं बता देता हूँ आपको कि पेंसिल जितनी भी बी आगे बढ़ेगा, जैसे कि 8B हो गया या 10B हो गए, हम्म, ये सारे ज्यादा सॉफ्ट पेंसिल है और डार्कनेस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर किसी भी पेंसिल में क्ले और ग्राफाइट होता है, जनरली दोनों का मिक्स होता है। क्ले हार्डनेस देता है, क्योंकि अगर क्ले ना मिलाया जाए उसमें, अगर क्ले वाली जो मिट्टी होती है मैं उसकी बात की कर रहा, प्यूरिफाइड होता है, लेकिन वो अगर वो ना मिलाई जाए तो क्या होगा। तो ग्रीस देखा है कभी? ग्रीस जो लगाते हैं, मोबिल वगैरह लगाते हैं जो साइकिल वाइकिल या बाइक वगैरह में, वो ऐसे ऐसे फॉर्म में ग्राफाइट होता है, यानी कि वो लिक्विड सा होता है। तो कभी हम लिखेंगे कैसे फिर उससे? हम्म, उसको थोड़ा स्ट्रेंथ देने के लिए हम क्ले मिलाते हैं, यानी उससे हार्डनेस आती है। लेकिन क्ले मिलने के बाद क्या होता है, डार्कनेस जो है, ब्लैकनेस थोड़ी कम हो जाती है उसकी। आप कुछ अगर पाते हो तो कुछ खोना भी पड़ता है, वही वाला स्कीम वहां है। अब क्या है, 8B 10B जितना हाई में आप जाओगे, यहाँ पे क्या है कि सॉफ्ट ज्यादा है और डार्कनेस ज्यादा होती है, क्योंकि क्ले का क्वांटिटी कम है। क्ले से हार्ड होता है, कम क्ले है तो ज्यादा सॉफ्ट होगा और डार्कनेस। और जितना हम कम पे आते हैं, जैसे 2B उठा लिया, B उठा लिया, HB उठा लिया, इनमें हम्म, क्या है कि ये क्या है, हार्ड ज्यादा है और ये थोड़ी सी लाइटर है, यानी कि उतनी डार्क नहीं है ये। नहीं चल। यही कारण है कि फैल ना जाए, स्मज करना। अब इससे क्या होता है कि 8B 10B वगैरह पेंसिल को मिलाना, स्मज करना ज्यादा आसान है। यस। और यही नहीं कि वो स्मज नहीं भी कीजिएगा, अगर 2 पेज ऐसे पलट पलट के रखा तो लग जाता है दूसरी तरफ, यस सर। या वो फैल जाता है। यही कारण है कि जब हम फॉर्म वगैरह भरते हैं उसमें HB क्यों कहा जाता है, कि सिर्फ HB यूज करना है, मैक्सिमम 2B तक यूज करने देते हैं वो। यस। रीजन ये है कि बहुत सारे फॉर्म एक दूसरे के ऊपर स्टैक किए जाएंगे, और अगर कोई कोई भी पेंसिल यूज कर दे, अगर 8B और 10B यूज कर देगा, तो तब तक में पूरा का पूरा पता नहीं चलेगा कहाँ पे लगाया गया था और कहाँ नहीं लगाया गया था। फैल के यस। बराबर हो जाएगा, सारा मार्क हो जाएगा। जैसे मेल फीमेल ही है, वहां पे एरिया स्पेसिफिक है वो चीज। अब उस जगह अगर अगर मेल फीमेल और अदर्स सब में अगर फैल गया, तो क्या समझेगा चेक करने वाला, जो फॉर्म दिखेगा वो। दैट्स द रीजन HB को इतना यूज किया था, कि बीच की है वो। अगर ज्यादा हम बी H की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, पेपर फट जाएगा, ब्लैक कलर ट्रेस नहीं हो पाएगा। दूसरी बात ये, ब्लैक ट्रेस ही नहीं होगा, वो सिर्फ गहरा डेंट पड़ जाएगा। अब ये मैं क्यों बता रहा, क्योंकि इसी में ये सारा राज छुपा है कि आपको कौन सी पेंसिल कब यूज करनी है। क्या करना है कि आपसे जहां तक कंट्रोल हो सके,
सॉफ्ट में जाने के लिए मैं कहूंगा आपको, क्यों कहूंगा सॉफ्ट में जाने, क्योंकि जब आप हार्ड पेंसिल यूज करते हो और आप अगर रफ में कुछ ड्रॉ कर रहे हैं और अगर वो खराब हो जा रहा है, अगर मान लीजिए आपको इरेज करने की नौबत आ गई, तो क्या होगा? तो होगा ये कि ऊपर से तो वो इरेज हो जाएगा पर अंदर उसके खत एक गहरी सी लाइन बन जाएगी, क्योंकि वो पेंसिल हार्ड है। जब आप हार्ड को मार्क करेंगे तो आपको थोड़ा सा डार्क दिखाने के लिए आप उसको ज्यादा ही थोड़ा दबा के करोगे ना। लेकिन जब आप थोड़ा सा सॉफ्टर पेंसिल यूज करते हो, 4B 5B 6B 8B, तो क्या होता है कि हमें थोड़ा सा ही प्रेशर लगा के ज्यादा डार्कनेस मिल जाती है, तो हमारे मन में संतुष्टि मिल जाती है, हम बहुत लाइट ड्रॉ करते हैं जब भी हम सॉफ्ट पेंसिल से ड्रॉ करते हैं। और जब लाइट ड्रॉ करेंगे, एक तो ऐसे भी वो लाइट है, ऊपर से हम लाइट ड्रॉ भी कर रहे हैं, तो क्या होता है, पेपर खराब नहीं होता है, पेपर में डेंट नहीं पड़ता है, पेपर में जो नहीं अंदर जो वो लाइन पड़ जाती है वो नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से वो इरेज करना आसान होता है, आसानी से इरेज हो जाता है। जब एक बार लाइंस पड़ जाए उसके बाद फिर इरेजर भी कंप्लीटली इरेज नहीं कर पाता है उसे। एंड जब दोबारा आप उसे पेंट करेंगे, जब आप लगाओगे ग्राफाइट, तो उन सारे लाइंस में जाके वो ग्राफाइट बैठ जाएंगे और एक लाइन आपको दिखने लगेगी बहुत गंदी। यही कारण है कि जहां तक हो सके सॉफ्ट पकड़िए। अब क्या है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट पकड़ लीजिएगा अचानक से, तो क्या होगा, सब स्मज हो जाएगा इधर उधर, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो इतना सॉफ्ट हो जाएगा कि वो सब कुछ इधर उधर फैलने लगेगा। तो थोड़ा कम रखिए, यानी कि आपके अकॉर्डिंग जितना सॉफ्ट आप पहुंच पाए आप बस ट्राई करके देखिए, वही आपके लिए परफेक्ट पेंसिल है टू मार्क थिंग्स। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ बारीक सी लाइन करनी पड़ती है ड्रॉ, फॉर एग्जाम्पल आंख ड्रॉ कर रहे हैं और आई लैसेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब वो यस बहुत फाइन चीजें हैं, अब उसको अगर हम 8B 10B से ड्रॉ करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। यस सर। एक तो ड्रॉ नहीं होगा, ड्रॉ हो भी गया तो गलती से एक बार भी उसको फोल्ड करके रखेंगे और बर्बाद है वो, आपका वो गायब हो जाएगा और पूरा ब्लैक कर देगा एरिया। उस जगह हम थोड़ा डाउन आते हैं, मेरा पर्सनल देखा हुआ है कि 4B 5B तक ही वहां रहता हूं मैं, जहां डिटेल की बात होती है। कहीं भी आपको जानबूझ के अगर लाइन बनानी है, आपको थोड़ी सी क्रिस्प लाइन बनानी है जो कि आपकी जल्दी मिटे नहीं, मे भी कपड़े के अंदर कोई पैटर्न बना हुआ है वो आपको बनाना है, तो 4B 5B तक रहिए आप। शेडिंग कहीं करना है लाइट एंड शैडो तो ज्यादा हाई जाइए, आप 8B 10B पे जाइए। और अगर आपको शुरुआत में भी कुछ ड्रॉ करना है तो मैं कहूंगा कि आप 8B 10B पकड़िए, मगर बहुत लाइटली ड्रॉ कीजिए उसको। अगर नहीं हो तो आप 6 भी कर सकते हैं, अगर कंट्रोल ना कर पाए तो, क्योंकि स्टार्ट में जरूरत होती है बिल्कुल लाइन ना पड़े, बिल्कुल हार्डनेस ना हो, क्योंकि तब आपका पेपर खराब नहीं होता। जी जी सर। तो यही चीज है, मैंने ये बताया तो टेक्निक के अकॉर्डिंग बताया, क्या चीज कैसा होता है, पर आपके लिए क्या वर्क कर रहा है, आपका क्या हैबिट है ड्रॉ करने का, कितना प्रेशर लगाते हैं, इन सब पे डिपेंड करेगा कि आपके लिए क्या परफेक्ट है। इसको रेफरेंस लेते हुए खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा कि आपके लिए क्या काम करता है। ठीक है, आपका अपना रूल है, आपका अपना नियम है। ठीक है, चलिए ये हो गया। और अभी किसी का सवाल था, 1 मिनट, कोई कुछ सर सेंड कर दिया है। हाँ ठीक है, मैं देख रहा, और किसी का मैसेज भी आया था। सर मैंने भी एक गणपति कलर पेंसिल से भी स्केच बनाया है, ग्रुप में सेंड, हाँ ग्रुप में शेयर कर दीजिए, फिर हम अभी देखेंगे ग्रुप। सर वो शैडो की लाइट वाला हाँ उसका। एक ये भी था, हाँ वो मैं देखने पे जा रहा हूँ, बस ये अभी फिनिश कर दूं फिर। ये जो देखना है ना, यहाँ भी वही चीज है, आपको एक प्रैक्टिस करनी होगी और आप ना नोटिस करते रहिए, ऑब्जर्वेशन करते रहना है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये एक ऑब्जेक्ट है, यस सर। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये एक ऑब्जेक्ट है और अगर लाइट सोर्स यहाँ है, तो क्या होगा, आपको देखना ये पड़ेगा कि लाइट यहाँ पड़ रही है, यहाँ पड़ रही है, इस सोर्स से यहाँ पड़ रही है, यहाँ पड़ रही है, ठीक है, और यहाँ यस भी सर। पड़ रही है, ये सारे लाइटेड है, ये जमीन है, यहाँ भी पड़ रही है, और जो यहाँ पड़ेगी लाइट वो इसको क्रॉस करके वापस धरती पे पड़ जाएगी। इधर वाली लाइट भी यहाँ पड़ेगी, इधर वाली लाइट भी धरती पे पड़ेगी। इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है कि लाइट हमारी कहाँ तक पड़ी है। ये एरिया है जहां पे लाइट पड़ी है, एक तो ये हमें पता चल रहा है क्योंकि ये बॉडी पे पड़ रही है ऑब्जेक्ट के। उसके बाद जो है लाइट, लेकिन वो यहाँ ग्राउंड पे नहीं पड़ पा रही है, इसके पीछे जहां ऑब्जेक्ट आ गया बीच में वहां पे ग्राउंड तक तो लाइट पहुंच नहीं पाएगी। यस सर। और जब वहां तक लाइट पहुंच नहीं पाएगी अगर उस जगह तक, तो फिर वहां क्या होगा, कास्ट शैडो। कास्ट शैडो क्यों, क्योंकि ये
परछाई है इसकी, इसके ऊपर ना पड़ के किसी और सरफेस पे पड़ रही है इसके थ्रू। तो ये क्या हमारा, ये हमारा कास्ट शैडो हो गया। अब कास्ट शैडो होने के साथ साथ फिर यहां से लाइट फिर पड़ने लगेगी जमीन पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट खत्म हो जाता है और यहाँ की लाइट इस तरह से क्रॉस करती हुई आती है और जमीन पे पड़ जाती है। समझ आ रहा है? लेकिन ये वाला इलाका हमारा शैडो का रह जाएगा। अब ये शैडो कितनी दूर पड़ा आपको समझ आ गया? वो यस डिसाइड कौन सा करेगा कि ऑब्जेक्ट के ऊपर साइड से जो एक सीधी लाइन आएगी जो हमारे लाइट सोर्स से, वही बताएगी आपको कि कितनी दूर लाइट पड़ेगी, कि शैडो कितनी दूर पड़ेगा। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रेड में कर दूं। ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये बताने के लिए कि शैडो कितनी लंबी होगी और कितनी लंबी नहीं होगी। अब दोपहर में शैडो छोटी हो जाती है। क्यों शैडो छोटी हो जाती है दोपहर में? क्योंकि हम यहाँ एक एग्जांपल लेंगे। मान लीजिए एक बिल्डिंग है ये, यस यहाँ पे टंकी भी लगा रखी है, अक्सर लोग लगाते हैं ना ऊपर टंकी। और यहाँ पे ऐसे कोई एंटीना पैंटीना लगा हुआ है, यहाँ एक डिश टीवी वगैरह का लगा हुआ है। अब क्या है, और ये है हमारा जमीन। अब यहाँ हम सुबह, दोपहर और शाम तीनों देखेंगे शैडो का। हमारा ईस्ट जो है वो इस तरफ है, पूरब इधर है और वेस्ट यानी पश्चिम इधर है। जब सूरज उगा हमारा, ये है सूरज, काला बना रहा है, पार्टन की जगह भी कलर पे ध्यान मत दीजिएगा, मेनली हम लाइट के रे को भी हम पढ़ रहे हैं। ये रहा सूरज। तो अभी इसकी लाइट तो चलिए इस तरह से करके आके प्रोपेगेट होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह से बिल्डिंग में पड़ जाएगी, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है कि बिल्डिंग में पड़ेगी। लेकिन इसका शैडो कौन सा डिफाइन करेगा? जो इसका ये लाइट रे जो यहाँ से आ रही है ना, और इस पे पड़ती हुई जो यहाँ जा रही है ना, ये डिसाइड करेगा इसकी शैडो कितनी बड़ी होगी। यानी अगर देखा जाए तो शाम के टाइम इसकी शैडो इतनी बड़ी होगी, यहां तक पहुंचेगी। सॉरी, सुबह के टाइम, ये मॉर्निंग को भी दिखा रहा है, यानी इतनी लंबी शैडो है। ठीक है, यस अब हम जरा सा दोपहर देखते हैं। बिल्कुल दोपहर नहीं, हल्का सा ऑफ टाइम दोपहर से, यानी जब यहाँ है, बिल्कुल सर के ऊपर नहीं है अभी। तो कैसे होगा? तो यहां से अगर हम लाइट को अगर इस सोर्स से ड्रॉ करें तो यहां तक तो इस बिल्डिंग पे ही लाइट पड़ेगी। लेकिन यहां से यहां जो है, इसके बाद फिर ये लाइट यहाँ पड़ने लगा, यानी कि इतना बड़ा जो इलाका था इसका, ये वाला इलाका जो है, इतनी छोटी शैडो पड़ेगी कब? जब दोपहर होगी। तो यस समझ आ रहा है? शैडो कैसे छोटी हो गई, समझ आ गया? लाइट सोर्स जब ऊपर आ गया तो ये लाइन बता दिया हमें कि शैडो कितनी छोटी कितनी बड़ी होगी। अब बिल्कुल ऊपर पहुंच जाए तो शैडो खत्म हो जाता है। यस पुराने टाइम के जो घड़ियां बनती थी, अभी भी कहते हैं कुतुब मीनार इस तरह से बना हुआ है, एक टाइम आता है कि शैडो ही नहीं पड़ती है उसके। जब बिल्कुल ऊपर पहुंच गया जब सूरज, तो शैडो कहाँ पड़ेगा फिर? तो इस तरीके से हम लोग इसको डिसाइड करते हैं, शैडो की जो लेंथ है। अब शैडो का जो शेप है, शेप के लिए आपको ऑब्जर्वेशन करनी होगी, किस तरह का ऑब्जेक्ट है। और क्योंकि वहां पे भी यही चीज होती है कि आपकी ऑब्जेक्ट किस तरह की है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये शैडो यहाँ पड़ रहा है और हम अपने तरफ से इधर से लाइट की बात कर रहे हैं, इधर से लाइट आ रही है, तो इसकी शैडो भी कुछ ऐसे ही बनेगी। तो जिस तरह का ऑब्जेक्ट का होगा शेप, वैसे ही शैडो का भी शेप होगा। लेकिन इसमें बहुत गौर से देखना पड़ेगा आपको। और यहाँ भी वही चीज फॉलो हो रही है जो वहां फॉलो हो रही थी। कैसे? कोई भी अगर लाइट रे आएगी तो ये ऊपर की तरफ से गुजरेगी, ये कुछ लाइट रे यहाँ से गुजरेगी, कुछ लाइट रे यहाँ से। तो जितना एरिया पे लाइट नहीं पड़ पाया, एग्जैक्टली उसी शेप का शैडो हमारा बन जाएगा। अब इसमें एक और चीज आती है सामने, कि जब दीवार आएगा तो कैसी लाइट बनेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर पीछे कोई दीवार या पीछे कोई और सरफेस है, जिस तरह से अभी देखा हमने कि वो भैरव वाली पेंटिंग में, कि उनके पैर से जो
कास्ट शैडो जा रहा था उनके सांप तक जो लेटा हुआ था नीचे, उस पे भी शैडो इस तरह गोल करके पड़ रहा था। तो जिस चीज पे शैडो पड़ रही है उस चीज का भी देखा जाता है कि वो चीज हमारी किस शेप की है। ये सब ऑब्जर्वेशन की चीज है। बनाते रहिए, मुझे दिखाते रहिए, ऑब्जर्व करते रहिए शैडो को रियल लाइफ में, खुद ही सही हो जाएगा। और एक बार सीख जाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं होगी। देखिए इसमें शैडो यहाँ तक आया रेंगते हुए, फिर ये खड़ा हो गया, बिकॉज ये क्या है, एक दीवार है और हमने पीछे से वैसे ही लाइट हमने ड्रॉ कर दिया। ये सॉरी, ये लाइन की ऑब्जेक्ट के ऊपर से हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया, सोर्स जो हमारा है लाइट का वहां से, जो हमें बताएगा कि हमारी शैडो कहाँ तक आएगी। तो हमारी शैडो यहाँ तक आई। सर ये तो पर्सपेक्टिव वाला पॉइंट हो गया हमारे लिए। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा सा वैसा ही है, मगर यहाँ लाइट रे है, वो थोड़ा सा अलग सीन है। पर्सपेक्टिव तो खैर बहुत खतरनाक चीज है। अभी नहीं, थोड़ा टाइम बाद उसको इंट्रोड्यूस करूंगा, अभी करूंगा सब भाग जाएंगे ऐसे ही। मगर मजेदार है, अगर वो आ जाए उसके बाद तो फिर तो मतलब कंप्लीट हो जाता है आपका 3D वाला जो टेक्निक है, वो कंप्लीट है। फिर लाइट सीख गए और पर्सपेक्टिव सीख गए तो फिर 3D में एक सीखने के लिए कुछ नहीं बचा, हर कुछ 3D हो ही जाएगा। तो ये इस तरीके से शैडो पड़ेगी यहाँ पे। यहाँ पे भी हम देखें तो वही है, लाइट सोर्स से जो एक रे आ रही है हमारी, वही डिसाइड कर रही है कहाँ तक ये शैडो पड़ेगा। लेकिन ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, थ्योरी में सिर्फ सीखने से कुछ नहीं होगा। आप जब तक बनाएंगे नहीं तब तक समझ नहीं आएगा कि समस्या कहाँ है आपको, है ना। और उसके बाद फिर आप समझ भी नहीं पाएंगे और भी, तो इसलिए जरूरी है कि साथ साथ चलेगा, दोनों थ्योरी भी करते रहिए और बनाते भी रहिए। यस सर। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ क्या कुमकुम? यस सर। ठीक है, अब हम आते हैं देखने के लिए सबके ड्राइंग्स। बुद्ध, ये कहीं से अच्छा हाँ, ये जो बाल के जो ये वाइट है ना, आप देखिए इस चीज में, ये जो हेयर का हमारा जो ये सर्कल्स है लाइट कलर का, है ना, ये कुछ जगह दिखाई दे रहे हैं, कुछ जगह बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा इफेक्ट को एग्जैजरेट किया गया है। इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि जहां पे नहीं भी दिखेगा वहां थोड़ा बहुत जरूर दिखेगा, क्योंकि बाल जहां पे दिख रही है वहां थोड़ा लाइट हो जाएगा वो। और जहां पे लाइट पड़ रही है आगे, वहां पे क्या होगा, जिधर से लाइट का होगा वहां पे जो ये आपका गोल छल्ला है, ये थोड़ा सा ज्यादा लाइट दिखेगा। बट ना एक्सट्रीम पे मत जाइएगा जल्दी, वो ना थोड़ा मिला हुआ ही रखिए तो बेटर रहेगा। यानी हर चीज को हमें एक्सट्रीमली व्हाइट या एक्सट्रीमली ब्लैक नहीं करना है। ध्यान रखिए जब हम कलर रेंज बना रहे होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कॉन्ट्रास्ट वाले में भी मैक्सिमम 10% तक आपका डार्केस्ट डार्क रहे और लाइटेस्ट लाइट भी 10% रहे। डार्केस्ट डार्क का मतलब क्या है, जैसे कि हेयर है, हेयर में भी सबको एक बराबर अगर आप ब्लैक कर दीजिएगा तो मजा नहीं आएगा। बाल में भी होता है ऐसा कि लाइट इधर से पड़ रही है और नहीं पड़ रही है, बाल के अंदर भी डार्कनेस की वेरिएशन होती है। और जहां पे बहुत ज्यादा आपका है डार्क, तो वहां पे आपको हल्का सबसे ज्यादा डार्क करना है और बाकी जगह थोड़ा सा लाइट करना है। तो पूरे रेंज के साथ खेलना है। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हिमांशु? जैसे जैसे ये आईज का भी लिड बनाया हम, तो अचानक से इतना ज्यादा अब समझ में आ रहा होगा आपको कि ये कोर शैडो दिखाया जा रहा है, ये जो आंख के ऊपर जो है ये शैडो, कोर शैडो। और ये बगल में जो थोड़ा सा छोड़ दिया गया है, ये रिफ्लेक्टेड लाइट है, जो आप कहीं और से देख के बनाए होंगे तो वहां ये चीजें होंगी। पर अब आपको पता है हाँ कि ये यस। क्या है। पहले आपने देखा और सिर्फ कॉपी किया, अब आपको पता है कि ये क्या चीज है। नाउ यू नो इट, है ना। तो अब आपको पता है कि ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये हमारे हाईलाइट वाले एरिया से डार्कर होता है, बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि कुछ भी है तो वो भाई रिफ्लेक्टेड लाइट है, डायरेक्ट लाइट तो है नहीं। रिफ्लेक्टेड होगा तो कमजोर तो होना ही होना है। कोई चीज डायरेक्ट आएगी और कोई चीज रिफ्लेक्ट होके आए, कौन मजबूत होगा? डायरेक्ट लाइट। तो क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ अगर आप शेड कर देते तो एकदम रियलिस्टिक आंखें लगने लगती। यानी थोड़ा सा जो इसका रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको थोड़ा और डार्क करना, लेकिन शैडो से लाइट रखना, कोर शैडो से लाइट रखना। आता मजा है ना। सर और ये आईब्रो के नीचे जो ये शैडो आई है, ये क्या आई है, ये आईब्रो का कास्ट शैडो है।
आईब्रो बाहर चुके निकल जाता, चट्टान अभी हम देख रहे थे, क्या है, हर चीज पे सेम फॉर्मूला लागू होता है। चट्टान भी तो आईब्रो की तरह ही बाहर निकला हुआ था और उसके नीचे वाले चट्टान पे शैडो थी। फिर नीचे वाला चट्टान जो थोड़ा ज्यादा आगे निकल गया वो फिर लाइट ले पा रहा था। वही यहाँ हो रहा है। आईब्रो आपकी जो ऊपर का ये रिज है, इसको आईब्रो रिज कहते हैं, ये उभरी होती है, जिसकी वजह से उसके नीचे डार्कनेस आती है। लेकिन पलक पे थोड़ी दूर डार्कनेस आने के बाद फिर पलक लाइटेड हो जाता है, क्योंकि पलक फिर बाहर की तरफ निकल गया थोड़ा, तो वो थोड़ा सा फिर लाइटेड हो गया, थोड़ा लाइट कैच कर लेता है। समझ रहे हैं? ऐसे ही नोज वगैरह के साथ सब कुछ के साथ भी है। और ये बटरफ्लाई राइटिंग है जो आपने किया है। अब यहाँ लिप्स है, ये लिप्स के जस्ट नीचे थोड़ी सी ये शैडो होनी चाहिए था। अभी आप देख रहे होंगे, आपको समझ आ रहा होगा, नीचे वाला जो होठ है वो हल्का बाहर निकला हुआ है, तो शैडो जस्ट उसके नीचे पड़ेगा, है ना? हाँ यस सर। अब आपको खुद ही बहुत सारी चीज अपनी पुरानी पेंटिंग में बहुत कुछ नजर आने लगेगा, क्योंकि नाउ यू नो थिंग्स की कैसे चीजें होती हैं, रियल एप्लीकेशन, और आप खुद सुधार लेंगे बहुत सारी अपनी भी, और दूसरों की पेंटिंग देख के भी समझ जाएंगे क्या सही है क्या गलत है ना? ऑब्जर्वेशन में सब कुछ है। अगर आप देख पाएंगे गलतियों को ना, तो गलतियां खत्म हो जाती है खुद ब खुद। समस्या ये है कि हम गलतियां देख नहीं पाते हैं, और गलतियां सर देखने की नेटवर्क इशू है, मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ। क्या? हेलो। क्या बोल रहे थे अभी आप? डिजिटल? अच्छा, कुछ समस्या आ गई शायद आवाज की, कोई नहीं, वो आएंगे। अच्छा, ये बनाया है आपने, ये बनाया है एक गणपति जी की, हाँ आप शेयर कर सकते हैं। कुमकुम का, अरे वाह, ये तो मीनाक्षी का पोर्ट्रेट बनाया है। अच्छा, मीनाक्षी की स्टूडेंट हो ना तुम? यस सर। हाँ, ये हमारी सबसे पहली क्लास जो हुई थी उसमें ये स्टूडेंट थी। अभी ये खुद टीच कर रही है, मतलब इस तरह से ही करके पैटर्न बन गया है, अच्छा लगता है, काफी बढ़िया यस। बनाया है ये। उनके बर्थडे पे गिफ्ट किया था मैंने। वाह, सही है, काफी बढ़िया। आईज वगैरह की भी लाइट काफी अच्छे से कैप्चर की गई है, और हेयर भी काफी सही है। एक्सक्यूज मी सर, आपने क्या बोला था उस समय? नेटवर्क इशू था। हाँ, क्या क्या कुछ कुछ बता रहे थे ना शायद, तभी आप कुछ बोल रहे थे अभी कि सर डिजिटल या कुछ पूछ रहे थे। वो नेटवर्क इशू था। वो आपने क्या बोला था कि अभी कुछ देर पहले? किस चीज के बारे में? सर ये इस केस के बारे में, मतलब वो और फोकस करना होगा, ये वो लाइट एरिया। हाँ हाँ, वो आईब्रो वाला आप समझ गए थे ना, सुन लिया होगा आईब्रो वाला ना। हाँ हाँ यस सर। बस वही चीज है कि धीरे धीरे ना, अब आप दूसरों की भी ड्राइंग देखेंगे या खुद की भी अगर आप देखेंगे अगर वापस से, तो ये सारी चीजें अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, आपको गलतियां खुद मिल जाएंगी, आप खुद ही देख पाएंगे। यानी आंखों में आर्ट होता है। मेरे लोग कहते हैं कि हाथ मुझे दे ठाकुर, मुझे ही मेरे दोस्त कहते हैं, बट मैं कहता हूँ कि शुरुआत जो आर्ट की है वो आंखों से ही है, मतलब ऑब्जर्वेशन से, उससे भी ज्यादा माइंड की है, ब्रेन की है। हाथ तो सिर्फ उसको बना रहे हैं जो हम कह रहे हैं, हाथ इज लाइक बैल जो खेत जोत रहा है। तो अब आपको इसको अप्लाई करना है, सिर्फ रख लीजिएगा इसको सीख के तब काम नहीं देगा, दनादन अप्लाई करना शुरू कर दीजिए हर जगह। ये भी बढ़िया है, सही है। पेज की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। हम्म। और यहाँ थोड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा लाइट एंड शैडो भी स्टैब्लिश करने में, अगर ये अच्छे से होता है, जैसे नीचे के साइड ये आया है तो थोड़ा सा लाइट हो जाता है, ये सॉरी शैडो होता है इसमें थोड़ा सा, ये जो येलो कलर का है ना ये, मैं नाम बोल रहा हूँ शायद, एप्रिकॉट है क्या, हाँ खुबानी, यस सर। है ना? तो ये नीचे से उसका ना थोड़ा सा शैडो होता है, आपको खुद अब समझ में आ रहा होगा कि कहाँ पे कास्ट शैडो और यहाँ पे लाइट बना सकते हैं। सेम वही रॉक वाली बात यहाँ भी है, जो अभी माउंटेन देखे थे ना हम अभी, यस ऊपर सर। ऊपर वाला ये है तो ऊपर तक लाइट पड़ेगा, फिर उसकी बॉडी के ऊपर हमारा कास्ट शैडो, ये कोर शैडो होगा, फिर उसके नीचे नीचे वाला जो पोर्शन है, दो पोर्शन में है ना, नीचे वाले पोर्शन पे फिर कास्ट शैडो पड़ेगा थोड़ी दूर, लेकिन फिर थोड़ी नीचे आके हल्का सा लाइट हो जाएगा वो, एंड देन फिर नीचे कोर शैडो पड़ के फिर नीचे जमीन पे कास्ट शैडो। तो यही करना है आपको, जो भी बनाना है तो अपने समझ से भी लगा के बनाना है और देखना है, ये काफी बढ़िया है कुमकुम। लेकिन ये चीजें और भी ज्यादा देखोगी तो अलग अलग लाइटिंग, पोर्ट्रेचर पढ़ेंगे तो हम कई तरह की लाइटिंग पढ़ेंगे, हम ड्रामेटिकल लाइटिंग जो होती है, मूवीज वगैरह हमारी क्यों इतनी अच्छी लगती है, यस। उसकी लाइटिंग अलग सी बनाते हैं वो।
जैसे ब्यूटी बटरफ्लाई लाइटिंग हो गई, स्प्लिक लाइटिंग है, रेमब्रांट लाइटिंग है, ये सारी लाइटिंग जितने भी लूप लाइटिंग है, ये कैसे चेहरे पे पड़ती है, ये हम लोग लेकिन एडवांस क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बढ़िया है। और यही लाइट एंड शैडो लगाते चलो हर जगह। जैसे गले के हल्का नीचे है, गर्दन पे थोड़ा सा और शैडो हल्का सा आता, राइट बिलो आपके गर्दन के थोड़ा ज्यादा शैडो रहता है। अभी भी अगर देख लो ऊपर से आ रहा है थोड़ा शैडो है यहाँ, तो अगर डिफ्यूज भी रहे थोड़ा ज्यादा, फिर नीचे गले पे आके थोड़ा सा उसका कलर डाउन हो जाए, मतलब कि ये लाइट हो जाएगा वो। क्यों लाइट अच्छा। होगा? क्योंकि तब वो कहीं और से पड़ सकता है। लेकिन जस्ट जो हमारे सर के नीचे वाला गर्दन है उसे उसकी लाइट तो बिल्कुल कवर कर रखी है ना इस हेड ने, यस सर। तो वो ज्यादा थोड़ा सा डार्क होगा। एंड उसके नीचे आके थोड़ा सा, जैसे यहाँ हेयर, हेयर का लॉक है, यहाँ से जो यस। गुजरा है, ये आंख के बगल से जो गुजरा है, हम्म। इसका भी शैडो पड़ेगा चेहरे पे। इसका शैडो कौन देगा? वही सब नहीं समझ में आता है सर थोड़ा बहुत। लेकिन अब दिख रहा होगा, अब समझ में आ रहा होगा कैसे देना शैडो। यस सर। अब समझ आ रहा है कि इस तरह से ये चीज आएगी और इस तरह शैडो पड़ेगा। और जितना ऑब्जर्व करेंगे हम हर चीज को, वायर, अच्छा हाँ, एक सबसे अच्छा एक और तरीका है, जब कभी लाइट चले और कोई वायर वायर कहीं रखी हो नहीं, या फिर खुद आप वायर रख लेना ऊपर नीचे, वायर की शैडो देखिए, बहुत मजा आएगा। क्योंकि यस सर। वायर, हाँ हाँ उसका मतलब वो सब जो मतलब वो थोड़ा उठा हुआ रहता है फिर नीचे ऐसे करके, तो हाँ, उसका वही चीज, उससे बहुत कुछ सीख सकते हो। क्योंकि वायर एक तो खुद में इतना वाइल्ड हाँ। होता है शेप के मामले में, दूसरा कि सरफेस पे अलग अलग, दीवार पे गया फिर कैसा होगा, फिर जमीन पे आएगा तो कैसा। तो अगर वायर के अगर आप शैडो को अच्छे से पकड़ लिए ना, तो समझ जाइए कि इधर का 90% फतेह हो गया, कि शैडो यस। कहाँ बनेगा वाली चीज। क्योंकि वायर बहुत मजेदार चीज है शैडो में। तो अभी भी यहाँ पे बना रहा है, यहाँ भी बहुत सारे शैडो पड़ रहे हैं, कि दूर गया तो किस तरह शैडो बना, पास आया तो शैडो फिर डार्क हो गया। तो इस तरह की चीजों को आप देखते रहिए। अभी गेट के ऊपर आपके हैंडल लगे हुए हैं, और अगर लाइट पड़ रही है तो उसका उसका शैडो कैसे पड़ रहा है। कीप ऑब्जर्विंग और बनाते रहिए, फिर इसको कैप्चर करने की कोशिश कीजिए कि मैं अगर बनाऊं वैसे तो क्या वो रियल लगेगा। एंड यस। ट्राई इट। बहुत ज्यादा डिटेल, बहुत ज्यादा सॉफ्ट करके उसको नहीं बनाना है। सिंपल सा शेडिंग से बस आपको शैडो की जगह शैडो, लाइट की जगह लाइट, सारे जो पांचों टोन है वो आपको सही जगह लगा देने हैं। यस। 10-15 मिनट में आपका बन जाएगा कुछ भी, तब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड यू विल सी कि वो रियल लगने लगेगा फिर, तो आपको मोटिवेशन मिलेगी, मजा आएगा फिर। यस सर। वाह, काफी मतलब प्रैक्टिस की है तो हाथ तो काफी ज्यादा सदा हुआ है। अब तुम्हारा स्किल वाला पार्ट तो काफी बढ़िया है, अब बस तुम्हें मेन थ्योरी सीखना है, जो डेप्थ वाली चीजें हैं, जिसे तुम अपने यस। मन से बना सको कुछ भी। ओके सर। क्योंकि ये वाला तो काफी प्रैक्टिस्ड है। शीतल का ये, वाह जैक स्पैरो बढ़िया है, काफी अच्छा है। गले के नीचे यहाँ भी थोड़ा और शैडो आ सकता तो और ज्यादा मजा आता, क्योंकि यस सर। मतलब ग्रेडेशन होगा, ग्रेडियंट में आएगा। जस्ट गले के नीचे ज्यादा शैडो और फिर नीचे जाते हुए हल्का सा लाइट होने लगेगा। एंड फिर सही यस है, सर। थोड़ी दूर के बाद फिर वो चेस्ट पे लाइट आ रहा है, दैट्स गुड। और सही है। अब इसी चीज को अगर आपको लाइट आता ना, कि बिल्कुल आप लाइट कैसे कर दे, तो हल्का साइड से लाइट दे देते, तो क्या होता है, इसके साइड में जो लटके हुए हैं गले के बगल, इन सारे का शैडो भी यस सर। गले पे पड़ता, फिर चेहरे का पड़ता, इसकी जो दो ये दाढ़ियां लटकी हुई हैं उसका शैडो बनाना, मतलब तब ना एकदम रियल वाला एक मजेदार वाली फीलिंग आ जाती है। बताता हूँ क्या होता है, जब मैं कुछ बनाता हूँ ना, तो आई प्लॉट थिंग्स, सारे इलस्ट्रेशंस को प्लॉट किया, देन सबसे पहले मैं लाइट बनाता हूँ। उसके बाद सबसे मजेदार गेम स्टार्ट होता है लाइट का, ये देखते हुए कहाँ कहाँ कैसे कैसे शैडो आएगा, वो बनाना शुरू करता है। और ऐसा मैजिकल होता है कि शैडो बनते बनते जाता है, और उसमें मतलब क्या होता है, जान आते जाता है फोटो में, और यस जान आ गया, और जान आ गया, और बहुत मजेदार लगता है। और जैसे ही सारे शैडो जब कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं, मैं समझ जाता हूँ कि शैडो कुछ सही नहीं जगह पड़ा है। शैडो सही होते ही अचानक से वो जी उठेगा, ये सर, वो मिरेकल। सब पार्ट कुछ ना इसमें हाईलाइट नहीं हो पा रहा था, तो व्हाइट कलर करना पड़ गया था। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, व्हाइट कलर भी कीजिए। अब तो मल्टीमीडिया चल ही रहा है। अभी जो कंटेम्पररी आर्ट है 1960s के बाद जो आया है, वो कॉलाज आर्ट नई इन्वेंशन है हमारी कंटेम्पररी टाइम की, और एक मल्टीमीडिया भी है। मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया जो भी कहिए, अमेरिकन इंग्लिश में या ब्रिटिश में। तो इसमें क्या होता है ना, कि हम सब कुछ मिक्स कर देते हैं। हम, हमारा मतलब है सिर्फ बनाना, कुछ वाटर कलर किया, कुछ चारकोल किया, कुछ पोस्टर कलर कर दिया, कुछ एक्रेलिक भी कर दिया, कुछ जी। पेस्टल लगा दिया। फाइनल गोल आपका पूरा होना चाहिए बस ये मायने रखता है। सही है, सारे वर्क सही हैं।
ये ग्रुप में ही भेज दिया कीजिए अब से, ठीक है, क्योंकि ऐसे में हो सकता है कि रह जाए, ग्रुप में सब लोग भी देख लेंगे। काफी बढ़िया है ये वैसे, मतलब प्रोपोर्शन वगैरह तो काफी सही है हाथ वाथ का सब कुछ का। गणेश जी वाला सही है, स्टार्ट सही है, सब लोग इंटरेस्टेड, पहले दिख रहा है कि पहले से लोग काम कर रहे हैं, दैट मीन्स कि वो इंटरेस्टेड हैं जेन्युइनली। और जब इंटरेस्टेड हैं तो अब बस हमें सीखना है डेप्थ आर्ट की, जिससे हम कुछ भी अपने मन से कर सकें क्रिएट। उसके बाद तो मजा ही मजा है। तो ठीक है, सब लोग समझ गए आई होप कि सब लोगों का। अच्छा, बहुत ओल्ड पिक है सर। सब लोगों का आई थिंक जो डाउट वगैरह था वो काफी हद तक सॉल्व हुआ है, और जो डिजिटल आर्ट वाली चीज है उसके लिए हिमांशु, आप मुझे एक बार आप बोल दीजिएगा, तो होगा तो आज रात को ही मे बी थोड़ी देर का यस सेशन सर। मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे, यस सर। बस टैब वैब है वो सबकी बात कर लेंगे, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ यस सर। ओके, क्योंकि वहां पे क्या है कि अभी सब लोग नहीं है उस साइड ना, तो थोड़ा सा बाकी सब लोग चट जाएंगे। ओके, तो फिर मिलेंगे जल्द ही, और नया टॉपिक फिर शुरू होगा अगले वीकेंड, और फिर उसके आपको सारे डिटेल्स सर मिल। अब नए साल में मिलेंगे। हम्म, हाँ हाँ, नए साल में। हैप्पी नए न्यू ईयर साल। सर। हाँ, 2024 नया साल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच ठीक है, सर। चलिए, हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी। हैप्पी अभी न्यू ईयर सर। एडवांस में ही कह दिया, अब ज्यादा टाइम बचा नहीं है वैसे भी। 5:30 हो ही गया है, बस 6 घंटे 6.5 घंटे बचे हैं बस। सब लोग मजे कीजिए अच्छे से, और हाँ, आर्ट बनाइए, रेगुलर बनाते रहिए आर्ट, और एकदम माहौल बना देना है हम लोग को एक ऐसा जहाँ सब लोग लर्न करें। और आर्ट में बहुत सारी चीजें हैं, हर एक फील्ड में हेल्प करेगा आर्ट, टेक्निकल फील्ड हो या कुछ भी हो, आर्ट ऐसी चीज है कि हर फील्ड में हेल्प करने वाली है। तो और एक लाइफ का भी इंसाइट देगी, एक डेप्थ आ जाती है इंसान में, पर्सनालिटी भी बना देती है आर्ट, बहुत गजब की चीज है। सब लोग प्रैक्टिस करेंगे और ग्रुप में पोस्ट करते रहेंगे, एक दूसरे का हौसला ही बढ़ेगा, और एक दूसरे को हम हेल्प करते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, सर मुझे ग्रुप में ऐड कर लीजिए। आप नहीं है क्या, आप भी हैं शायद ऐड। नहीं सर, मैं वो पहला वाला नंबर था वो। अच्छा अच्छा, नंबर चेंज हुआ, कोई नहीं, मैं ऐड कर दूंगा फिर। ओके, थैंक श्योर। यू। चलिए ठीक है फिर, बाय, हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। हैप्पी न्यू ईयर सर। सेम टू यू सर, बाय। कुछ कह रहे थे क्या, कोई कुछ कह रहा था।